हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ सॉल्यूशन इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर लेट अस रिवाइज व्हाट यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन दिया था। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, मेरे साथ रिवाइज करिए आप लोग भी। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट जो होता है वो लार्जर क्वांटिटी में होता है कि लेसर क्वांटिटी में? लेसर क्वांटिटी में। एंड सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी। फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, बट फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट इज ऑलवेज सेम। इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको शुगर सिरप दिया था, जिसमें 60 ग्राम तो क्या था बच्चों? शुगर था, और 40 ग्राम जो था वो वाटर था। फिर भी वहां पे वाटर जो है वो सॉल्वेंट है, जो लेसर क्वांटिटी में है। राइट? क्यों? क्योंकि शुगर सिरप का जो फिजिकल स्टेट था वो लिक्विड था एंड वाटर सॉल्वेंट जो है वो भी लिक्विड स्टेट में है। राइट? तो इस वजह से याद रखना कि फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट आर ऑलवेज सेम। चलो, इसके बाद हम लोग ने डिस्कस किया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस, किस तरीके से सॉल्यूशंस को क्लासिफाई किया जा सकता है। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था दैट वाज बेस्ड ऑन द सॉल्वेंट। वाटर सॉल्वेंट है तो एक्वस सॉल्यूशन, वाटर सॉल्वेंट नहीं है तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन। राइट? उसके बाद में बेस्ड ऑन द कंपोनेंट में कितने कंपोनेंट्स है सॉल्यूशन में, उसके ऊपर दो था तो बाइनरी सॉल्यूशन, तीन था तो टर्नरी सॉल्यूशन, चार होगा तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन। बट याद रखना कोई भी टाइप का सॉल्यूशन हो, सॉल्वेंट सिर्फ हमेशा कितना होगा? एक ही होगा। थर्ड वन वाज बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। उसमें दो केसेस थे, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, और दूसरा जो था वो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। डाइल्यूट सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? बोलो। यस, कम होगा रिलेटिवली। और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? ज्यादा होगा रिलेटिवली। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। हर एक सॉल्वेंट का, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट का एक गिवन टेम्परेचर पे किसी भी सॉल्यूट को डिसॉल्व करने का एक कैपेसिटी होता है। अगर वो मैक्सिमम कैपेसिटी तक डिसॉल्व कर लेता है तो ऐसे सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन, नहीं करता उससे कम अमाउंट अगर आपने दिया है तो अनसैचुरेटेड, और अगर उससे ज्यादा प्रोवाइड किया तो सुपर सैचुरेटेड। राइट? उसके बाद में लास्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। उसमें 9 टाइप के क्लासिफिकेशन मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में समझाए थे। लेक्चर नंबर 1 के एंड में मैंने आपको एक पीडीएफ दिया था जिसमें 7 क्वेश्चंस थे। आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा और उनके आंसर्स मैं अभी इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो आप लोग भी वो पीडीएफ ओपन कर लीजिए, अगर आपने प्रिंट आउट लिया है तो प्रिंट आउट से देख ले क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन इज ऑलवेज सेम। राइट? इसका शुगर सिरप वाला भी एग्जांपल था। ऑप्शन ए। अ टर्नरी सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ टू सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट, दैट इज ऑप्शन ए। A solution of H2, H2 क्या है? गैस, on palladium, palladium क्या है? सॉलिड, is an example of gas in solid. जिंक अमालगम, जब भी किसी मेटल के साथ मर्क्यूरी को लिखा जाए तो उसको क्या बोला जाता है? अमालगम। जिंक अमालगम is an example of, it is always liquid and solid. Right? Option B. In which of the following the solvent is not liquid? सुक्रोज इन वाटर तो लिक्विड है सॉल्वेंट। इथेनॉल इन वाटर, उसमें भी वाटर सॉल्वेंट है। O2 डिसॉल्व्ड इन वाटर, वो भी सॉल्वेंट लिक्विड है। O2 एंड N2 गैस का मिक्सचर, दोनों गैसेस है तो लिक्विड आएगा ही नहीं, तो डेफिनेटली ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। A solute which contain lesser solute than the amount of solute it can dissolve, lesser amount of solute it can dissolve then, तो इसका मतलब पक्का वो unsaturated solution है। The size bracket diameter of solute particles in the solution is less than, ये surface chemistry का क्वेश्चन है, it is 10⁻⁹ meters। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग ने ये एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। सी, द इंटेंशन बिहाइंड गिविंग द एमसीक्यू शीट एट द एंड ऑफ ईच एंड एवरी लेक्चर इज ओनली दैट कि आपको उस लेक्चर में जो भी सिखाया गया है आप उसको रिवाइज कर सको। सो इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि आप जो भी एमसीक्यू शीट लेक्चर के एंड में दिया गया है पूरा वीडियो लेक्चर अच्छे से देख लो, पहले नोट डाउन कर लो नोट्स अच्छे से, और फिर ही ये एमसीक्यू शीट सॉल्व करो। सी, इंटेंशन इज ओनली दैट कि आपका लेक्चर पूरा का पूरा एमसीक्यू शीट के थ्रू क्या हो जाए? रिवाइज हो जाए। ये जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं बहुत सारे रेफरेंस बुक्स को मिला के बनाए जाते हैं और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने खुद भी डाले हुए हैं। ठीक है? सो एक ही चीज मैं आपसे चाहता हूँ कि आप इन वीडियो लेक्चर्स को प्रॉपर्ली नंबर वाइज फॉलो करें और एमसीक्यू शीट सॉल्व करें। ठीक है? आज के लेक्चर में हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन बहुत बड़ा टॉपिक है, अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 लेक्चर्स यहाँ से लगेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में सिखाऊंगा। लेक्चर नंबर 2 के एंड में
मैं आपको पीडीएफ दूंगा, लेकिन वही पीडीएफ के डिस्कशन में नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज लेक्चर नंबर 3 में करूंगा। अप्रोक्सीमेटली 33 क्वेश्चन है, 2 वर्कशीट होंगे, एक क्लास वर्क होगा और एक होमवर्क होगा। क्लास वर्क वाला मैं लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करूंगा, होमवर्क वाला आपको खुद से करना है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद दिस टर्म concentration of the solution. Now what is the meaning of concentration of the solution? अगर मेरे पास में अगर कोई सोल्यूशन है तो उसके अंदर कोई ना कोई अमाउंट ऑफ सोल्यूट होगा। अगर अमाउंट ऑफ सोल्यूट बहुत ज्यादा है तो मैं क्या बोलूंगा, ये तो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कम है तो मैं क्या बोलूंगा, ये लेस कॉन्सेंट्रेटेड है, या फिर डाइल्यूट बोलूंगा। बट कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस कैसे करूं, आप मेरी बात समझ रहे हो? जैसे एक चौक बड़ा है, अभी किसी के लिए चौक बहुत लंबा है, किसी के लिए जो है बहुत छोटा है, तो एक्सप्रेस करने के लिए कोई ना कोई तो यूनिट होना चाहिए ना। सर नहीं समझ रहे, अरे इतना इजी नहीं समझ रहे तुम लोगों को। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, अगर मैं बात करूँ चर्च गेट से नाला सोपारा, ठीक है, चर्च गेट से नाला सोपारा कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा। यस सर। अगर मैं बोलूँ कि चर्च गेट से नाला सोपारा 60 किलोमीटर है, तो किलोमीटर्स क्या है सर? इट इज अ यूनिट। यस, इट इज अ यूनिट टू डिस्क्राइब द डिस्टेंस। यस और नो, डिस्टेंस को मेजर करने का यूनिट है। अगर मैं अभी किसी को पूछूं कि बताओ चर्च गेट से नाला सोपारा कितना सेंटीमीटर दूर है, तो सब लोग हंस रहे होंगे अभी वीडियो में भी कि सर सेंटीमीटर थोड़ी यूज करेंगे इतने छोटे बट मतलब बड़े डिस्टेंस के लिए। तो जैसा नीड वैसा यूनिट होते हैं। तो वैसे बच्चों कॉन्सेंट्रेशन को भी मेजर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे यूनिट्स हैं, उसको यूनिट्स ही मान के चलो। जैसे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए किलोमीटर होता है, मीटर्स होता है, माइल्स होता है, सेंटीमीटर्स होता है, वैसे सेम कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के भी हमारे पास बहुत सारे यूनिट्स हैं। आप यूनिट्स ही समझ के लो, वरना आपको ये टर्म नहीं समझेगा। तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास बहुत सारे यूनिट्स हैं, और हर एक यूनिट को हमको एग्जांपल लेके डिस्कस करना है। तो बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सो बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, it represents the amount of solute present in solution or solvent. It is the amount of solute present in the solution or solvent. कि सोल्यूशन में या सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी से डिपेंड करता है कि उसका सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कितना है। अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बहुत ज्यादा है तो डेफिनेटली कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा होगा, बट उसको एक्सप्रेस करने के लिए यूनिट तो चाहिए ना। अभी मैं अगर बोलूं कि यहाँ से दिल्ली बहुत दूर है, बट कोई यूनिट तो होना चाहिए ना कि क्या इसमें मेजर करो, सेंटीमीटर, किलोमीटर, माइल्स, ऐसे। तो कॉन्सेंट्रेशन को भी एक्सप्रेस करने के बहुत सारे यूनिट्स हैं ना। सबसे पहली बात तो ये कि कॉन्सेंट्रेशन एकदम तसल्ली से पढ़ेंगे। कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट्स व्हाट? It is the amount of solute in the given amount of solvent या फिर solution. So concentration is nothing but it is a ratio of solute upon solution. ठीक है, it is a ratio of solute upon solution. Now solute जो है वो किस में है? solute जो है उसका क्या कंसीडर करेंगे आप? मास कंसीडर कर सकते हो, solute का मास कंसीडर कर सकते हो, आप वॉल्यूम कंसीडर कर सकते हो, आप उसके मोल्स को भी कंसीडर कर सकते हो। ठीक है ना, सॉल्यूट की मास, वॉल्यूम, मोल्स। मोल्स का मतलब होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है ना, सॉल्यूशन का भी आप क्या कंसीडर कर सकते हो? मास कंसीडर कर सकते हो, वॉल्यूम कंसीडर कर सकते हो, या फिर आप मोल्स कंसीडर कर सकते हो। इज इट क्लियर? सो कंसंट्रेशन इज नथिंग बट इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। द अमाउंट कैन बी इन मास, वॉल्यूम और मोल्स। ठीक है, इन द सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। अभी सॉल्यूशन है, यहाँ पे सॉल्वेंट भी हो सकता है। अब इस सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के यूनिट्स क्या हैं? जैसे डिस्टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास बहुत सारे यूनिट्स होते हैं ना बच्चों, वैसे सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के भी बहुत सारे यूनिट्स हैं। अगर आप रेफरेंस बुक में देखोगे तो सब लाइन से दे दिए, बट मैंने उसको बहुत अच्छे से बाइफर्केट किया है। सर कैसे? ऐसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ठीक है ना, सॉल्यूशन है, लिक्विड है ना, जनरली हमको लिक्विड के बारे में बात करना है, तो जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा और जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को मैंने बेसिकली कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा और जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ, याद रखना। डिफरेंट वेज टू एक्सप्रेस concentration।
क्या क्या अलग तरीके हैं जिससे आप कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है ना। डिफरेंट वेज टू एक्सप्रेस व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन। तो बेसिकली हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है उनको हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स मैंने उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले वाले जिसमें वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम रिलेटेड, जिसमें वॉल्यूम आएगा, तो जिसमें वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर क्या होगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। क्यों, PV इक्वल्स टू nRT। और दूसरा जो होगा वो मास रिलेटेड होगा, और मास जो होता है वो टेम्परेचर से डिपेंड नहीं होता। तो बहुत बार MCQ क्वेश्चन में, नीट में तो लास्ट ईयर 2019 में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन था वो हम लोग डिस्कस करेंगे। Which of the following concentration term is independent of temperature? Now, volume related मतलब जिसमें वॉल्यूम आएगा, मास रिलेटेड जिसमें सिर्फ मास आएगा, और ये टेम्परेचर क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है ना। वॉल्यूम रिलेटेड में सबसे पहला परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। इसको हम लोग परसेंट W/V भी बोलते हैं। इन सबकी मीनिंग आगे बताऊंगा। W का मतलब वेट और V का मतलब वॉल्यूम, ठीक है। सेकेंड वाला आता है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इन सबको विद एग्जांपल हमको डिस्कस करना है। इसको लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे V/V, परसेंट V/V, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। थर्ड आता है स्ट्रेंथ, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथ, ठीक है ना। फोर्थ आता है हमारे लिए मोलारिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में मोलारिटी है। फिफ्थ हमारे लिए आता है नॉर्मलिटी, और लास्ट में हमको आता है फॉर्मेलिटी, ठीक है ना। फॉर्मेलिटी भी करना है यहाँ पे थोड़ा। फॉर्मेलिटी बेटा आज ऐसा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं फिर भी इसके ऊपर 2 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो ये जितने भी हैं ये सब कौन से हैं, वॉल्यूम रिलेटेड है। इनमें सब में वॉल्यूम टर्म आना ही आना है। तो इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो अगर आपको MCQ क्वेश्चन आएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, 1 2 3 और लास्ट में ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ दिस, तो डेफिनेटली क्या आएगा, ऑल ऑफ दिस। मास रिलेटेड अगर हम बात करें तो सबसे पहला आएगा परसेंटेज वेट बाय वेट, और परसेंटेज बाय मास भी बोलते हैं इसको। इसको अगर लिखना है तो आप क्या लिखोगे, परसेंटेज W/W, समझ में आ रही मेरी बात, परसेंटेज W/W। दूसरा अगर हम बात करें तो इसमें आएगा मोलारिटी, ये मोलारिटी था, R था यहाँ पे L है, ठीक है। इसको हम लोग कैपिटल M से डिनोट करेंगे, इसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट करेंगे, आगे बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है मोल फ्रैक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब आगे चैप्टर में यूज होने वाले हैं। फोर्थ आता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, इसको हम लोग ppm बोलते हैं। और एक होता है पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, इसको हम लोग बोलेंगे ppb। ये सब क्या है बेटा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, मतलब टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। इसको मैं नाम देता हूं ग्रुप ए, ग्रुप ए के कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, और इसको मैं नाम दूंगा ग्रुप बी, ठीक है। अभी ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से सुनो, फिर बोलना मत सर इतना आप सिखाते हो। आज का लेक्चर नंबर 2 में ये सब सिखाऊंगा मैं, ठीक है। और लेक्चर नंबर 3 में इसके ऊपर और बहुत सारे MCQ, 33 MCQ क्वेश्चन इसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा, जो आपका लेक्चर नंबर 2 के एंड में PDF दिया गया है, उसके अंदर ये सब डिस्कस करेंगे। उसके अंदर 33 क्वेश्चन है क्लास वर्क के अंदर, और 10 to 12 क्वेश्चन है होमवर्क में, वो आपको सॉल्व करना है। होमवर्क वाला, क्लास वर्क वाला मैं लेक्चर नंबर 3 में सॉल्व करूंगा। तो ये 2 लेक्चर है, आज का लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर, फिर उसके बाद इसके अंदर भी 2-3 लेक्चर लगेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप ए। ग्रुप ए कंसंट्रेशन टर्म्स का कौन सा, ग्रुप ए, दैट इज वॉल्यूम रिलेटेड। अभी इसमें सबसे पहला जो है एकदम डिटेल में पढ़ेंगे 1 by 1, परसेंटेज
वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, इसी को हम लोग बोलेंगे परसेंटेज W बाय V। परसेंटेज क्या बच्चों? W बाय V। नाउ एज द नेम सजेस्ट, वेट बाय वॉल्यूम, नाम से पता चल रहा है, मतलब ऊपर क्या आएगा? मास आएगा, ठीक है, और नीचे क्या आएगा? वॉल्यूम आएगा। तो स्टूडेंट्स मुझे ये बताओ, ऊपर क्या है? सॉल्यूट है, सॉल्यूट का मास आएगा, नीचे क्या आएगा? वॉल्यूम आएगा। वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का। सो इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं पहले। इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसमें? ग्राम में। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है ग्राम वाइज, उसी को क्या बोलते हैं? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। नाउ अगर मैं फॉर्मूला देखूं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का, इट इज इक्वल टू, इट इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। इट इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। नाउ अगर मैं इसका यूनिट निकालूं, यूनिट, तो इसका यूनिट क्या होगा? मैंने आपको पहले बोला था बच्चों कि मास ऑफ द सॉल्यूट किस में है? ग्राम में। तो ग्राम पर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 100 ml है, तो ये क्या आ जाएगा? ग्राम पर ml, ठीक है। दूसरी बात ये, मैंने ऊपर पहले ही लिख दिया, ये ग्रुप ए का है टर्म, तो ये तो क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट है, पर फिर भी मैं हर जगह पे लिख के दूंगा ताकि नोट्स में बार बार लिखने से चीजें क्या हो जाती है? याद हो जाती है। टेम्परेचर डिपेंडेंट है। इज इट क्लियर? तो ये है आपका यूनिट ग्राम पर ml, और ये क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं? अभी जैसे मैं आपको एक स्टेटमेंट लिख के देता हूं, एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स 20% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ यूरिया सॉल्यूशन। एक ऐसे स्टेटमेंट है, एंड कुछ नहीं लिखा तो एक्वस सॉल्यूशन ही मान के चलना है, बट यहाँ पे तो क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है, एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स 20% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ यूरिया सॉल्यूशन। ठीक है ना? इसका मीनिंग क्या है? ठीक है ना बच्चों, जब वर्ड प्रॉब्लम्स की बात आती है तो रियल में वो प्रॉब्लम्स हो जाते हैं आपके लिए, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा स्लोली रहेंगे और चीजों को पहले समझने के लिए ट्राई करेंगे। इसका मीनिंग क्या है, ठीक है ना। इसका मीनिंग ये है कि यूरिया का जो सोल्यूशन है उसमें 20% वेट बाय वॉल्यूम है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि 100 ml सोल्यूशन में 20 ग्राम यूरिया है। सुना मेरी बात? क्या बोला मैंने? 20 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है 100 ml ऑफ द सोल्यूशन में। तो अगर मैं किसी को अगर ये लिख के दूं कि 100 ml ऑफ सोल्यूशन कंटेन्स हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ यूरिया, बोलो। यस, इट इज 20 ग्राम्स ऑफ यूरिया। उसके अंदर 20 ग्राम यूरिया है। अभी इसको मॉडिफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स, एकदम सिंपल है। अगर मैं आपको पूछूं कि बताओ 10 ml सोल्यूशन में, अगर मैं ऐसे ही पूछ लेता 10 ml ऑफ सोल्यूशन में कितना ग्राम यूरिया होगा, तो सिंपल है ना, 10 मतलब इसमें से एक जीरो उड़ाया तो इसमें से भी एक जीरो उड़ा दो, सो 2 ग्राम यूरिया होगा। 2 ग्राम ऑफ यूरिया। ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट मैं बता सकता हूँ, सिंपल है। या फिर मैं अगर आपको बोलूं कि बताओ 50 ml ऑफ सोल्यूशन के अंदर कितना ग्राम यूरिया है, सो तो 50 ml मतलब इसका आधा हुआ, तो यहाँ पे भी इसका आधा कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 ग्राम ऑफ यूरिया। ऐसे देखने के तो हम लोग बहुत बार लिख सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि 1 ml ऑफ सोल्यूशन के अंदर बताओ कितना होगा, कितना ग्राम होगा, बोलो। यस, इट इज 1 ग्राम ऑफ यूरिया। तो इसका सबका मीनिंग क्या है बच्चों? सेम है। सबका आंसर कितना आएगा? 20% वेट बाय वॉल्यूम आएगा। तो इसके ऊपर हमने जस्ट एक इंट्रोडक्शन वाला एग्जांपल लिया है। अभी नेक्स्ट बोर्ड पे मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, जैसे डिस्टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास बहुत यूनिट्स हैं। जस्ट आप डिस्टेंस की बात करो, ये चौक है, इसको मैं सेंटीमीटर में अगर बात करें तो मिलीमीटर, पिकोमीटर, नैनोमीटर, बहुत सारे।
बराबर है, सेंटीमीटर्स, मीटर्स, किलोमीटर्स, माइल्स, बट जैसी नीड होगी वैसे यूनिट होगा। अगर मुझे यहाँ से अमेरिका का डिस्टेंस मेजर करना तो मैं वहां पे पिकोमीटर यूज नहीं कर सकता, इट हैज टू बी इन माइल्स या किलोमीटर्स, राइट। तो सेम पे जैसा नीड होगा वैसा यूनिट हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अगर आप देखना चाहो तो ये W/V का, तो अगर आपके घर पे कफ सिरप होगा, ठीक है ना, खांसी की दवा या फिर कोई भी अगर सिरप है तो उसके ऊपर लिखा होता है 2% वेट बाय वॉल्यूम दिस कंपाउंड, 3% वेट बाय W/V, ऐसे लिखा होता है। तो बेसिकली उसका मीनिंग यही है कि 100 ml सोल्यूशन में ये इसका इतना ग्राम्स है। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको बताया कि इसका मीनिंग क्या होता है। बहुत बार स्टूडेंट्स को ना इसको ना वर्ड्स में कन्वर्ट करने नहीं आता है, तो इसके लिए मैंने आपको वर्ड्स में कन्वर्ट करना सिखाया कि इसका बेसिक मीनिंग क्या है। अभी इसको वर्ड्स में कन्वर्ट करने के बाद एक एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके अंदर हम लोग को डिटेल में डिस्कशन करने मिलेगा कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स किस तरीके के आते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसका एक फोटो ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी के ऊपर बेस्ड। क्वेश्चन में बोला है 5 moles of glucose are dissolved, 5 moles of glucose are dissolved in water to form 10 liter solution, 10 liter solution. Calculate percentage W/V, कैलकुलेट परसेंटेज W/V, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है। तो अभी मुझे एक बात बताओ, परसेंटेज बाय V के लिए आपको क्या चाहिए, इट इज मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन क्या, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन तो दिया है, मास ऑफ द सॉल्यूट इज नॉट नोन। क्या मास ऑफ द सॉल्यूट पता है, नहीं पता है, बट क्या पता है हमको, वॉल्यूम, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पता है। देखो ना, ग्लूकोज क्या है बेटा, यहाँ पे सॉल्यूट है, 5 मोल्स दिए, तो सबको पता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, पहले वो बताओ। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या होता है, मास अपॉन मोलार मास, ये सबको पता है। 11th स्टैंडर्ड से मोल कंसेप्ट में पढ़ते हैं। नंबर ऑफ मोल्स, एन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, मास अपॉन मोलार मास, राइट। सो अगर मैं बात करूं, इससे मास पता करना है, तो मास कैसा आएगा बताओ, नंबर ऑफ मोल्स को मोलार मास से मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 5 इनटू व्हाट इज द मोलार मास ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। चलो इसका मोलार मास बताओ। कार्बन का 12, 12 6 72, 72 प्लस 12, 72 प्लस 12 84, 84 प्लस इसका ऐड करो, कितना हो जाए, 16 6 96, कितना हो जाएगा 180। सो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 900। सो 900 क्या आया, ग्राम आया कि नहीं आया। तो अभी अगर मैं आपको पूछूं पॉइंट नंबर 2, परसेंटेज W/V, तो आप अभी आराम से निकाल सकते हो, क्या आएगा बताओ, इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, करेक्ट ना। सो अगर मैं आपको पूछूं इसका आंसर कितना आएगा, तो 900 डिवाइड बाय, ये कितना लीटर्स है, 10 लीटर्स है, बट वहां पे तो ml में था, तो यहाँ पे कितना लिखना चाहिए बताओ, 10⁴ या फिर 10 इंटू 100। 1 लीटर है ना, 10 लीटर है ना, सॉरी, तो 10 इंटू 1000 आएगा, 1000 मतलब 10⁴ हो जाएगा, इंटू कितना 100, ये 1 0 2 0 3 0 4 0 और ये 4 0 कैंसिल, तो बचेगा कितना यहाँ पे 9% वेट बाय वॉल्यूम, हो गया। इसका आंसर ये है, एकदम सिंपल। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9% वेट बाय वॉल्यूम। तो ये क्वेश्चन इतना इजी हो गया हमारे लिए। तो याद रखना, इट इज नथिंग बट मास ऑफ सॉल्यूट। अगर मोल्स दिया गया है तो ये बेटा एकदम इजी है, खाली मोल्स को मोलार मास से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, मोल्स को मोलार मास से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, मास मिल जाएगा, ठीक है। ये आ गया 9% वेट बाय वॉल्यूम। अभी सेकंड अगर हम बात करें सेकंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म की, तो सेकंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमारे लिए आता है बच्चों परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, परसेंट V बाय, ये लिखना पड़ेगा। चलो अभी मुझे बता, इसका डेफिनेशन क्या होना चाहिए, ऊपर भी वॉल्यूम आएगा, नीचे भी क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा,
डेफिनेटली दोनों जगह पे क्या आएगा, वॉल्यूम ही आएगा ना। अभी अगर आप बताओ इसका डेफिनेशन लिखना चाहिए तो क्या लिखेंगे बताओ, इट रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट in 100 ml of solution. It represents the volume of solute in 100 ml of the solution. Definition के हिसाब से इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, परसेंटेज V by V will be equal to volume of solute upon volume of what, solution, volume of solute upon volume of solution multiplied by 100. Is it clear? Now, अगर मैं बात करूँ इसके यूनिट की, तो ऊपर भी ml नीचे भी ml, तो क्या लिखूंगा, नो यूनिट। क्या लिखेंगे यहाँ पे, नो यूनिट, जिसका कोई यूनिट होने वाला नहीं है, बराबर है। वॉल्यूम है तो क्या होगा, डेफिनेटली टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये हो गया परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जो कि बहुत ही कम यूज होगा हमारे इसमें टॉपिक में, बट फिर भी है तो हम लोग ने एटलीस्ट डेफिनेशन लिख दिया। एक क्वेश्चन हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। जैसे अगर एक स्टेटमेंट दिया है, एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेन्स, एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेन्स 30% V by V इथेनॉल, 30% V by V इथेनॉल। इसका मीनिंग क्या होगा बच्चों, वो बताओ। 30% V by V इथेनॉल, तो इसका मीनिंग क्या होगा जरा बताओ। सर इट इज क्वाइट सिंपल, 30% है, इसका मतलब 30 ml हो गया। V by V मतलब पहला भी वॉल्यूम है दूसरा भी वॉल्यूम है, तो दोनों ml ही आएगा। सो 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 30 ml ऑफ इथेनॉल। 30 ml उसमें क्या है, इथेनॉल है, ये इसका मीनिंग है, दैट्स इट। ठीक है ना। अगर हम बात करें फर्स्ट वाले और सेकंड वाले की, तो सेकंड वाला नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, बट फिर भी मैंने एटलीस्ट एक स्टेटमेंट दे दिया। अगर आपको इसमें बोल दिया जाए देयरफॉर, अगर आपको बोले कोई अगर कि 10 ml ऑफ सॉल्यूशन में क्या होगा बताओ, तो 3 ml ऑफ क्या हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड टर्म, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। थर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड जो है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और टेक्स्ट बुक में ये दिया हुआ नहीं है, अच्छे रेफरेंस बुक्स में दिया है, और एंट्रेंस में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैंने ट्रिक भी बना दिया है। तो स्टूडेंट्स थर्ड पॉइंट हमारे लिए कॉन्सेंट्रेशन टर्म में आएगा स्ट्रेंथ। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेंथ? अब इसके नाम से कुछ पता ही नहीं चलता है, स्ट्रेंथ मतलब क्या, ताकत। इट इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन टर्म ओनली, बट इसका डेफिनेशन क्या है? इसका डेफिनेशन बेसिकली स्टूडेंट्स परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ही है। इसमें आपको अगर डेफिनेशन वाइज समझना है तो ऐसे समझ लो, इट रिप्रेजेंट्स the amount of solute in, वहां पे क्या था, 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन था, यहाँ पे आएगा बेटा 1000 ml, दैट इज 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। दैट इज द ओनली डिफरेंस, ओनली डिफरेंस। तो अगर मैं आपको एक आरपी ट्रिक दूं, क्या सर आरपी ट्रिक, कि अगर 100 ml को अगर आप 1000 में कन्वर्ट कर दो, तो वो परसेंटेज W/V से स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाएगा। हो गया तारे जमीन। सर समझा ही नहीं आपने, इतना अच्छे से बोल, इतना स्लो तो बोल रहा हूँ फिर भी नहीं समझ रहे हैं, गाँव से आएंगे सब लोग, नॉनसेंस। सुनो मेरी बात, अगर मैं परसेंटेज V बाय वॉल्यूम की बात करूँ, तो वो कितना ml का होता है सर, परसेंटेज V W/V, सॉरी W/V कितना ml का होता है सोल्यूशन का, सर 100 ml का। तो अगर मैं उसको 1000 में कन्वर्ट कर दूं, तो किस में कन्वर्ट कर दो, 1000 में। 1000 मतलब 1 लीटर हो गया, तो वो अभी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्ट्रेंथ में। तो कैन वी से दैट स्ट्रेंथ जो होता है, एकदम इंपॉर्टेंट, इट इज इक्वल्स टू 10 इनटू परसेंटेज, का वालों को समझ रहे हैं, परसेंटेज W/V। आई रिपीट, स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू 10 इनटू परसेंटेज W/V। कैसे सर, एग्जांपल ले लें, एक एग्जांपल देखता हूं, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, ठीक है, 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज, 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज are dissolved, 5 moles of glucose are dissolved in water, same question, in water to form 10 liter solution, क्या 10 liter solution,
10 लीटर सोल्यूशन, बराबर है। कैलकुलेट इट्स स्ट्रेंथ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो जब एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो समझ में नहीं आता कि स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या है। तो स्टूडेंट बेसिकली स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन व्हाट 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो अगर मुझे किसी ने इसका यूनिट पूछ लिया, इसका यूनिट, तो क्या आना चाहिए बताओ सर? इसका यूनिट सिंपल है, अमाउंट तो किसमें होगा, ग्राम पर लीटर हो जाएगा। तो वहां पे ग्राम पर एमएल था, समझ रहे क्या बोलो, वहां पे ग्राम पर एमएल था, यहाँ पे क्या है, ग्राम पर लीटर है। दूसरी बात, इट इज टेम्परेचर क्या है, डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? ऑब्वियसली वॉल्यूम आ गया तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। तो अभी इसका मीनिंग क्या है जरा बताओ। सबसे पहली बात तो मुझे इसका मीनिंग बताओ। 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन, सो आई विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस, ठीक है ना। 10 लीटर सोल्यूशन के अंदर 900 ग्राम है। आई रिपीट, 10 लीटर सोल्यूशन के अंदर कितना है, 10 लीटर, 10 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अभी तो वहां से डायरेक्ट लिख रहा हूं ना, ये 5 मोल्स का मतलब कितना होता है, 5 मोल्स मतलब ये, इसमें बहुत स्पीड होना चाहिए बच्चों, वरना आगे आगे बहुत तकलीफ हो जाएगी। जब भी मोल्स दिया है याद कर लो, जब भी मोल्स को मास में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। रिपीट, मोल्स को मास में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, मोल्स को मास में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, मोल्स को मास में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। रिपीट 2 to 3 टाइम, मोल्स को मास में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, मोल्स को मास में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, मोल्स को मास में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। आप सोचते रहोगे राम सर ऑनलाइन में भी ऐसे क्यों बता रहे हैं? तो स्टूडेंट्स, मैं वही सोच के सिखा रहा हूँ जैसे मैं ऑफलाइन में सिखाता हूँ, इस तरीके से इसके लिए बता रहा हूँ। तो 5 मोल्स का मतलब कितना हो गया, 900 ग्राम्स। सो 900 ग्राम्स ऑफ क्या, आलू टमाटर नहीं ना, ग्लूकोज, करेक्ट। अभी मुझे एक बात बताओ, मुझे क्या पूछा है, स्ट्रेंथ पूछा है। तो स्ट्रेंथ बेटा 1 लीटर में होता है, 1 लीटर सोल्यूशन का होता है। तो यहाँ पे तो 10 लीटर बोला हुआ है, कितना बोला हुआ है, 10 लीटर। तो सिंस ये दिया हुआ है, देयरफॉर अगर मुझे 1 लीटर का निकालना है तो 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन, तो वो स्ट्रेंथ हो जाएगा। 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, 1 into 900 डिवाइड बाय 10, तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सो 90 ग्राम ऑफ डैश ग्लूकोज, बराबर है। और 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर जो भी मास होता है उसी को तो क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ। देखो ना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन, सो देयरफॉर स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू कितना, 90 ग्राम पर लीटर। ये देखो 90 ग्राम इन 1 लीटर। और अगर आपको ये नहीं सॉल्व करना था तो आपके पास आरपी ट्रिक था, ये देखो आरपी ट्रिक, स्ट्रेंथ इज सिंपली, स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू 10 into, ठीक है ना, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कितना आया था इसका, 9 आया था कि नहीं आया था। तो 9 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 90 ग्राम पर लीटर, एकदम सिंपल। तो स्टूडेंट्स डू रिमेंबर, स्ट्रेंथ पता करने के लिए आपके पास में एक गोल्डन ट्रिक है, क्या, 10 into परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। सर लेकिन इसमें तो आपको 9 तो इसमें से निकालना पड़ा ना, हाँ डेफिनेटली, बट अगर मैं यही क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दूं और अगर आपको मॉडिफाई करके ऐसा क्वेश्चन पूछ लो, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ 9% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन, तो फिर तो जो बच्चा स्मार्ट रहेगा वो तो सिंपली क्या बोलेगा, राम सर का ट्रिक है, आरपी ट्रिक, क्या सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करो। तो ऐसे स्टूडेंट जो है ना एंट्रेंस एग्जाम में बहुत जल्दी से एक्सेल कर पाएंगे, फटाक से आंसर उनके दिमाग में आएगा, सीधा 90 टिक कर लेंगे। और बाकी सब स्टूडेंट सोचेंगे 9% वेट बाय वॉल्यूम, तो सबसे पहले लिखेंगे 100 ml में 9 ग्राम, ठीक है ना। फिर उनको स्ट्रेंथ का मीनिंग अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो उनका कल्याण वस्तु बेटा। तो इस वजह से याद रखना, जो जो मैं ट्रिक्स दे रहा हूँ, मैंने आपको बताया ना 3 चीजें बोली थी लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में 3 चीजें याद रखना, नोट डाउन अच्छे से करना, एमसीक्यू शीट सॉल्व करना, और लास्ट में क्या बोला था याद है, भूल गए, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। बोला था जितने भी फॉर्मुलाज दूंगा उन सबको एक व्हाइट चार्ट पेपर पे लिखते जाना, क्योंकि मैं आगे जैसे जैसे लेक्चर में आगे बढ़ूंगा वैसे वैसे ये सब फॉर्मुलाज में यूज करते जाऊंगा, और मैं अज्यूम करूंगा कि आपको आता है, नहीं आता है तो भी मैं थोड़ा सुनाऊंगा, थोड़ा बोलूंगा आपको, पर बता दूंगा, ठीक है। तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 10 into परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। तो अगर एग्जाम में कभी परसेंट वेट बाय वॉल्यूम दिया है तो 10 से खाली मल्टीप्लाई करो, आंसर ऑन द स्पॉट आ जाएगा ना बच्चों, ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंसेप्ट ऑफ किसका, स्ट्रेंथ हो गया। और याद रखना सबका यूनिट, इसका यूनिट होगा ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर, और उसका ग्राम पर एमएल था। इज इट क्लियर? तो आप लोग इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
Okay, students. So the next term of concentration is molarity. ठीक है ना? Molarity. It is denoted by, it is R, right? It is denoted by capital M. ठीक है ना? मोलारिटी जब हम पढ़ेंगे ग्रुप बी के टर्म्स में तो वो डिपेंड करेगा और वो होगा स्मॉल m. ठीक है ना? अगर हम बात करें मोलारिटी की तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलारिटी? मोलारिटी का मीनिंग क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स. इट रिप्रेजेंट्स व्हाट? कुछ नहीं, जहां पे वहां पे स्ट्रेंथ में क्या था, ग्राम पर लीटर था, राइट? यहाँ पे खाली मोल्स पर लीटर हो जाए. दैट इज द ओनली डिफरेंस. रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मोल्स. ऑब्वियसली हमेशा न्यूमरेटर में क्या होगा? सॉल्यूट होगा. इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter of the solution. 1 liter of the solution. very simple. So अगर मुझे किसी को मोलारिटी का फॉर्मूला देना है तो मैं क्या लिखूंगा? मोलारिटी इज इक्वल टू, ठीक है ना, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, राइट? तो स्टूडेंट्स अभी मुझे एक बात बताओ, स्ट्रेंथ में और इसमें क्या फर्क है? कुछ फर्क नहीं है. स्ट्रेंथ में यहाँ पे क्या आ रहा है? मास आ रहा था इन ग्राम्स और यहाँ पे वॉल्यूम इन लीटर था, सेम था. तो अगर वो मास को मैं अगर मोल्स में कन्वर्ट कर दूं तो कन्वर्ट हो जाएगा किस में? बोलो, सिंपल, मोलारिटी में. ठीक है, तो जैसे अगर मुझे इसका कोई यूनिट पूछ ले तो यूनिट क्या होगा बच्चों? अभी बताओ. यूनिट विल बी इक्वल टू, बोलो, मोल पर लीटर हो जाएगा. इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर. मोल पर लीटर. या फिर वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका क्या है? डीएम क्यूब. सो मोल पर डीएम क्यूब, डेसीमीटर क्यूब. ठीक है ना? और तीसरा जो तरीका है वो है बेटा मोलार, कैपिटल एम. खाली कैपिटल एम भी लिखेंगे तो चलेगा. और कैपिटल एम का मतलब होता है मोलार. ठीक है ना? मोलार. स्मॉल एम का मतलब होता है मोलाल, राइट? तो स्टूडेंट्स ये इसके यूनिट्स है. मोल पर लीटर लिखो, मोल पर डीएम क्यूब लिखो, या फिर कैपिटल एम लिखो. अभी आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चों, ये सब चीजें याद मत करो. मैं इसमें क्यों नहीं याद करता, मुझे खाली पॉइंट्स पता होने चाहिए कि ये सिखाना है, क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है. देखो ना, प्रीवियस जो आपने स्ट्रेंथ पढ़ा था, क्या उसमें पर लीटर आ रहा था? हाँ. आगे सिर्फ इधर क्या चेंज हो गया? वहां पे क्या था यूनिट बताओ? ग्राम पर लीटर था ना. यहाँ पे मोल पर लीटर हो गया. तो अगर ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट कर दूं तो डेफिनेटली बेटा वो स्ट्रेंथ से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मोलरिटी में. तो एकदम सिंपल. पहली बात तो इसमें वॉल्यूम आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? आ रहा है. सो इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट कि इंडिपेंडेंट? इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट. परफेक्ट. ठीक है ना? अभी आरपी ट्रिक देखो. आरपी ट्रिक क्या है बच्चों बताओ? चलो आपको पता है, आप बनाया. एकदम सिंपल तो है. आप बताओ, अगर मैं ग्राम पर लीटर को मोल पर लीटर में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो किस में डिवाइड करूंगा? मोलार मास से. तो आरपी ट्रिक नंबर 1, मोलारिटी. मोलारिटी इज इक्वल्स टू, सिंपल सिंपल एकदम सिंपल, स्ट्रेंथ को डिवाइड कर दो किससे? मोलार मास ऑफ सॉल्यूट से. एम 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 का मतलब मिठाई वाला नहीं, एम एम का मतलब मोलार मास ऑफ किसका? सॉल्यूट का. तो ये एक फॉर्मूला हो गया आरपी ट्रिक नंबर 1. दूसरा एक और, दूसरा और कौन सा ट्रिक है? ये सब एंट्रेंस में यूज करूंगा मैं. मोलारिटी का दूसरा फॉर्मूला, स्ट्रेंथ की जगह पे आज ही मैंने एक नया फॉर्मूला बनाया था, याद है? 10 into परसेंटेज W by V डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ किसका? मेरा सॉल्यूट का. तो ये दो फॉर्मूलाज आपको क्या रखने हैं बच्चों? आरपी ट्रिक्स में याद रखने. और ये सब फॉर्मूलाज आप लिख लिख के ही क्या करोगे? इज इट क्लियर? तो आप बताओ, कुछ नई बात है ही नहीं. मोलारिटी इज नथिंग बट खाली ग्राम पर लीटर को मोल पर लीटर में कन्वर्ट कर दिया. तो आपको क्या ट्रिक याद रखना है बच्चों? अगर मुझे ग्राम पर लीटर को किस में कन्वर्ट करना है? मोल पर लीटर में कन्वर्ट करना है. आई रिपीट, ग्राम पर लीटर को किस में कन्वर्ट करना है? मोल पर लीटर में. तो मैं क्या करूंगा? सिंपल, ग्राम पर लीटर को मोल पर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करेंगे किससे? डिवाइड करेंगे मोलार मास से. और अगर मोल पर लीटर को
ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, मोलर मास से, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, एकदम सिंपल। समझ में आई मेरी बात। तो स्टूडेंट्स मोलारिटी बहुत बार टीचर्स इसमें बहुत टाइम लगा देते हैं, बट सिंस मैंने स्ट्रेंथ बहुत अच्छे से समझा दिया है तो मोलारिटी आपको बहुत इजी लगेगा। तो स्टूडेंट्स सिर्फ मोलारिटी का यूनिट ही सबसे बड़ा हिंट है, मोल पर लीटर। हम ग्राम पर लीटर तो ऑलरेडी पढ़ के आए, तो ग्राम को खाली मोल में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो ऐसी चीजें समझोगे तो याद होगी बेटा, ठीक है। तो ग्राम पर लीटर को मोल पर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय मोलर मास, दैट्स इट। तो अभी अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं, ठीक है ना, और उसी से मैंने ये फॉर्मूलाज बना दिए बेटा। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, ये वाला 5 moles of glucose, 5 moles of glucose, same question, are dissolved, 5 moles of glucose are dissolved in 10 liter solution, ठीक है ना। कैलकुलेट, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, दूसरा स्ट्रेंथ, तीसरा मोलारिटी। क्या पूछा बच्चों, मोलारिटी। ये तीनों समझो क्वेश्चन आपको पूछ लिए। तो अभी आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। मुझे तो बेटा सबसे पहला पॉइंट आ रहा है मोलारिटी का। कितने मोल्स दिए, 5 मोल्स दिए और वॉल्यूम भी दिया लीटर में, कोई टेंशन ही नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, मोलारिटी। सो मोलारिटी इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट, 5 मोल्स। क्वेश्चन में 5 मोल्स दिया हुआ है, डिवाइड बाय व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स, 10। सो डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, 0.5 मोलर हो गया, 0.5 मोलर, बराबर है। दूसरा पॉइंट अगर मुझे किसी ने पूछ दिया परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकालो, तो परसेंटेज W बाय V के लिए मुझे क्या चाहिए, इट इज द वेट ऑफ द सॉल्यूट। वेट का मतलब मोल्स नहीं है ना, मोल्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मास में। सो मोल्स को मास में कन्वर्ट करने के लिए बोलो मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। सो 5 इंटू 180 कितना हो जाएगा, 900, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन कितना है, इसमें 10 लीटर है ना, वहां पे 100 ml है ना वॉट, तो 100 ml मतलब 10:4। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, 9% W बाय V, एकदम सिंपल। और थर्ड अगर कोई पूछ के बताओ इसका स्ट्रेंथ कितना होगा, तो ये सब करते हैं हम लोग। स्ट्रेंथ का मतलब होता है क्या, इन 1 लीटर। तो ये 100 ml में था, तो 1 लीटर में कितना होगा, ग्राम कितना, 90। इसको 10 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई। सो 90 ग्राम पर लीटर। इज इट क्लियर। अभी देखो बेटा मेरी बात, ठीक है। और आरपी ट्रिक, अभी अगर मैं आपको पूछूं कि मुझे स्ट्रेंथ पता है, तो मैं अगर डायरेक्ट मोल क्या निकालना चाहूँ, मोलारिटी, तो कैसे निकालूंगा। स्ट्रेंथ से अगर मुझे मोलारिटी निकालना है, सो मोलारिटी इज इक्वल्स टू क्या बेटा, स्ट्रेंथ कितना है 90 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 180, डिवाइड बाय करूंगा तो 0.5 मोलर आएगा कि नहीं आएगा, सेम आ रहा है, ठीक है ना। और अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ मोलारिटी के लिए, खाली मोलारिटी फाइंड आउट करने की बात कर रहा हूँ, तो आप बताओ 10 परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कितना था 9 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना हुआ 180, तो आंसर सेम ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ पता है, अगर एग्जाम में स्ट्रेंथ दिया है, सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो बच्चों, बहुत बार कैसे होता है स्टूडेंट्स उसको ब्रेक करते हैं फिर वापस ऐसा, वो सब बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। अगर मुझे स्ट्रेंथ पता है, क्वेश्चन में बोला है द स्ट्रेंथ ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन इज, द स्ट्रेंथ ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन इज 90 ग्राम पर लीटर, या फिर अगर सिंपल ऐसे ही बोल जाए द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्लूकोज सोल्यूशन इज 90, ठीक है, ऑब्वियसली उसका यूनिट सबको पता होना चाहिए, नहीं पता दैट इज योर मिस्टेक। 90 है, कैलकुलेट इट्स मोलारिटी, तो वहां पे तो डेफिनेटली तारे जमी होगा, बिकॉज स्ट्रेंथ तो बेटा अपने टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, बट रेफरेंस बुक में है और एंट्रेंस में है वो। तो स्ट्रेंथ से मैं आप पता कर सकता हूँ क्या मोलारिटी, और स्ट्रेंथ से मैं परसेंटेज W बाय V भी निकाल सकता हूँ। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ही प्यारे बन सकते हैं अगर आप लोग इसको सॉल्व करना सीख ले तो आप लोगों को मैंने पहले भी बोला था मैथमेटिकल पार्ट इसमें एकदम नेग्लिजिबल है, आप मैथमेटिकल पार्ट को देखो ही मत। आंसर इधर नीट के, स्पेशली नीट वाले बच्चों की बात करें तो इतना इजी कैलकुलेशन होता है ना स्टूडेंट्स, आप लोग शॉक हो जाओगे कि यार इतना इजी कैलकुलेशन कैसे हो गया। तो आप अगर सही तरीके से इस तरीके से सॉल्व करोगे तो होगा। अभी आप अगर चाहते तो क्या कर सकते थे, 90 ग्राम पर लीटर को फिर 1 लीटर 1000 ml में 90 ग्राम, तो ऐसे सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली वो बेटा बहुत ही गंदा होता जाएगा और फिर आपका आंसर भी नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी एक और क्वेश्चन अगर मैं बात करूं,
कंपेयर, अगर क्वेश्चन के फॉर्म में कंपेयर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉलोइंग, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉलोइंग, कंपेयर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉलोइंग। ए जो है वो क्या है, सेमी मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन, सेमी मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन, ये एंट्रेंस का ही क्वेश्चन है, सेमी मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन है। बी जो है वो है 90 ग्राम पर लीटर ग्लूकोज सोल्यूशन, 90 ग्राम पर लीटर ग्लूकोज सोल्यूशन। एंड सी जो है वो है 9% वेट बाय वॉल्यूम ग्लूकोज सोल्यूशन, वेट बाय वॉल्यूम ग्लूकोज सोल्यूशन। अभी कंपेयर करना है तीनों का स्ट्रेंथ में, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है या ये ज्यादा है, क्या तीनों इक्वल है, क्या है वो आप लोग सिलेक्ट करिए, ठीक है। चलो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही क्वेश्चन है वो। अभी आप मुझे बताओ बेटा, जब भी आप कोई भी चीज को कंपेयर करते हो तो कंपेयर कब किया जा सकता है, जब सेम यूनिट्स में हो या सेम क्वांटिटी में उनको एक्सप्रेस किया जाता है। अभी ये देखेंगे तो ये बेटा किस में है, मोलारिटी में, ये है बेटा स्ट्रेंथ वाइज, और ये है परसेंटेज V बाय W। तो बच्चों इसका तो फिर मीनिंग ही अलग निकलेगा, तो सबको पहले सेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं A की, सेमी, सेमी मतलब हाफ, तो 0.5 मोलर है, 0.5 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन है, बराबर है। अभी एक 0.5 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन है। अगर मैं B की बात करूं तो B जो है वो 90 ग्राम पर लीटर ग्लूकोज सोल्यूशन है, ठीक है ना। तो अभी आप क्या कर सकते हो, आप एक ही काम कर सकते हो कि सबको एक ही में कन्वर्ट करो। आप डिसाइड कर लो किसको कन्वर्ट करोगे। मैं तो बोलूंगा सबको मोलार में कन्वर्ट कर ले, ठीक है ना, ये तो ऑलरेडी मोलार में है, तभी तो बेटा कंपेयर कर पाएंगे ना। तो बी को भी मोलार में कन्वर्ट कर लो। बी को मोलार में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपके पास में क्या दिया, वो स्ट्रेंथ दिया है, देखो स्ट्रेंथ है ना, ग्राम पर लीटर, यूनिट्स याद रखते जाओ मेरे साथ में, ग्राम पर लीटर बेटा स्ट्रेंथ है। अगर मैं उसको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड करूं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोलारिटी में। तो इसका मोलारिटी 0.5 है। अगर इसका मोलारिटी निकालना है तो 90 को डिवाइड करेंगे कितने से, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना होता है 180, सुक्रोज का 342 होता है, याद रखने का, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा 0.5 क्या, मोलर, हो गया। ये दोनों तो सेम आ रहा है, मतलब ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन सेम है। सी की बात करें तो परसेंटेज W by V है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके मैं मोलरिटी निकाल सकता हूँ। अभी तो मैं बोलूंगा देखने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो कितना है 10 इंटू परसेंटेज W by V कितना दिया 9 डिवाइड बाय मोलर मास कितना 180, आंसर इज 0.5 मोलर। तो ये तो तीनों सोल्यूशन 0.5 मोलर है, बट द वे ऑफ एक्सप्रेशन इज डिफरेंट, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं कि यहाँ से एक फलाना टीम का कोई समझो मॉल है मेरे घर से, वो 1 किलोमीटर दूर है, या फिर मैं अगर बोलूं 1000 मीटर दूर है, तो बात तो वही हुई ना। वहां पे किलोमीटर यूज करने का तरीका है और मीटर, दोनों का मीनिंग सेम ही होगा अगर दोनों का वैल्यूज अलग अलग है, और लेकिन मैच कंपेयर कर सकते हैं। जैसे अब ये 0.5 मोलर है, ये भी 0.5 मोलर है, ये भी 0.5 मोलर है, तो कैन वी से दैट यहाँ पे A इक्वल टू B इक्वल टू क्या हो जाएगा C। तीनों का कंसंट्रेशन क्या है स्टूडेंट्स, सेम है। तो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन मेरा इंटेंशन एक ही है, मैं आपको 10 की जगह पे 15 एमसीक्यू क्वेश्चन, 15 न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। द इंटेंशन इज वेरी क्लियर, आपको चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, ये बात दिमाग में बिठा लो। भले थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब ऑनलाइन लेक्चर्स ही है, बट एक बात याद रखना, ये चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए। अभी तक जितने फॉर्मूलाज मैंने दिए हैं, आज के लेक्चर में और भी बहुत सारे, ये थोड़ा वीडियो लेक्चर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी फॉर्मूलाज मैंने आपको दिए सब आपको अच्छे से एक व्हाइट चार्ट पेपर पे लिखना है, और जब से चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उसको फोल्ड करके लास्ट पेज पे चिपकाना है, ठीक है। तो आप इसका फोटो लो, फिर हम लोग और थोड़े इसके ऊपर न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 34.2 ग्राम ऑफ सुक्रोज, मैंने बोला था ना 342 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ शुगर, शुगर मतलब सुक्रोज, ठीक है। 34.2 ग्राम ऑफ सुक्रोज आर डिसॉल्व्ड in 500 ml of water, 500 ml of water,
ठीक है, कैलकुलेट नंबर 1 परसेंटेज W by V, दूसरा मोलारिटी, तीसरा स्ट्रेंथ। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये वाला हमको सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिख देता हूँ, सब लोग बहुत अच्छे से सुन लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, डू रिमेंबर in case of liquid solutions, in case of solution where solvent is liquid, solvent क्या है, liquid है, do remember volume of the solution is always equal to volume of the solvent। ये बात दिमाग में बिठा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट। बहुत बार स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, अभी जैसे मैंने यहाँ पे जानबूझ के 500 ml ऑफ वाटर दिए, आधा लीटर पानी दिए, ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, तो फिर सोल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा। बट याद रखना, जब भी आप कोई शुगर अगर थोड़ा बहुत समझो 2-3 स्पून शुगर एक ग्लास में डाल भी देते हो, तो ऐसा नहीं कि एक ग्लास का पानी डबल ग्लास हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं, वो तो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है। तो थोड़ा बहुत माइन्यूट चेंज होता है वॉल्यूम में, उतना हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के बाद याद रखना, अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं दिया है तो जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम है उसी को हम लोग सॉल्यूशन का वॉल्यूम मान के चलेंगे। ठीक है, बिकॉज जो इंक्रीज या डिक्रीज जो भी होता है वो इतना नेग्लिजिबल होता है कि उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो अभी आप बताओ, इसमें सबसे पहला पॉइंट, ठीक है ना, यही वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मान के चलेंगे। अगर मुझे परसेंटेज W by V निकालना है तो बताओ फॉर्मूला क्या था, इट वाज द मास ऑफ द सॉल्यूट, सॉरी मास ऑफ द सॉल्यूट मतलब 34.2 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, 500 ml है, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये 2 0 2 0 कैंसिल, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये कितना आ जाएगा, 5 6 जा 30, कितना बचा, 4 बचा, 42 हुआ, तो 5 8 जा बराबर है, कितना हुआ, 2 बचा और 4 जा, सो 6.84 परसेंटेज W by V, ये हो गया आपका परसेंटेज W by V। दूसरा, भले इसमें किसी भी ऑर्डर में पूछा हो, मैं तो बेटा इसके बाद तुरंत क्या निकालूंगा, स्ट्रेंथ। तो अगर मैं इसका स्ट्रेंथ निकालूंगा तो स्ट्रेंथ मतलब 10 इंटू परसेंटेज W by V होता है ना, सो 10 into 6.84 will come out to be 68.4 ग्राम पर लीटर। यूनिट्स बेटा साथ में लिखना सीखो, ठीक है। और अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें, मोलारिटी में, तो सिंपल है बेटा, ग्राम पर लीटर को मोल पर लीटर में कन्वर्ट कर दो। तो जो भी स्ट्रेंथ आएगा उसको डिवाइड कर दो किससे, मोलर मास से, या फिर 10 into परसेंटेज W by V डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो कि कौन है, ग्लूकोज है। तो स्ट्रेंथ कितना आया, 68.4 डिवाइड बाय इसका मोलर मास कितना है, सुक्रोज का फॉर्मूला आता है C12H22O11, सो ये हो जाएगा 342, सो 1 जा ये 2 जा, ठीक है ना, तो अभी इसका आंसर कितना आएगा, 0.2 हो जाएगा। 0.2 क्या, कैपिटल N मोलर, हो गया, इतना सिंपल है। तो अभी आप बोलोगे सर इसमें तो कुछ कैलकुलेशन था ही नहीं, तो सिंपल कैलकुलेशन है बेटा। नीट वालों के लिए तो ये ऐसे ही क्वेश्चन आता है, जेई में खाली थोड़ा नंबर आगे पीछे कर देगा, बट वो भी इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, खाली कंसेप्ट क्लियर है तो आपका फटाफट आंसर आ जाएगा। बट यूनिट्स के लिए एकदम आप एकदम क्लियर रहना। तो ये एक क्वेश्चन हो गया, और एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, चलो आप लोग सॉल्व करो। अभी क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ फॉलोइंग, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ फॉलोइंग, ठीक है, इन सब की मोलारिटी आपको निकालनी है। मैं थोड़ा स्पेस छोड़ूंगा, मैं आंसर लिखूंगा बाद में, पहले आप लोग ट्राई करिए। 100 ग्राम NaOH इन 10 लीटर वाटर। अभी आप बोलोगे सर 10 लीटर ऑफ वाटर दिया है, वाटर यहाँ पे तो सोल्यूशन का तो वॉल्यूम दिया ही नहीं, तो मैंने वहाँ पे लिखा, देखो मराठी में, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन आणि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट से हमेशा सेम असते, ठीक है ना, मुझे इतना अच्छा मराठी आता नहीं है। चलो नेक्स्ट, 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट,
in 2 liter water। सॉल्व करो सर, ट्राई करो, ऐसे मत बैठो ग्राम बोलो से। 9.8 मिलीग्राम, ठीक है ना, ग्राम में होना चाहिए, मिलीग्राम में, ऑफ H2SO4। 9.8 मिलीग्राम ऑफ H2SO4 इन 100 ml of water, 100 ml of water। Next, last, 2 millimoles of solute in 200 ml of solution। ठीक है, चलिए सबके आंसर्स ट्राई करिए, खुद से ट्राई करिए। आई होप सबको फर्स्ट वाला आ गया होगा। वीडियो पॉज करके भी स्टार्ट कर सकते हैं, सॉल्व करिए आप लोग, आपको भी कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या मेरे को बताओ। मोलारिटी इज इक्वल्स टू बोलो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 100 डिवाइड बाय मोलर मास NaOH का 40 होता है। कैसे, सोडियम का 23 एग्जाम में दिया होता है सर, 23, ऑक्सीजन का 16, 39 प्लस हाइड्रोजन का 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स 10। हो गया बेटा, तो अभी आप बताओ ये कितना हो जाएगा 100 अपॉन 400। 100 अपॉन 400 इज 0 पॉइंट कितना 25। ठीक है, दूसरा 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये तो बेटा वरदान हो गया आपके लिए, कुछ करना ही नहीं है। 5 मोल्स दिए हैं, मोलारिटी का फॉर्मूला ये क्या होता है, वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 5 मोल्स दिए अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स, तो 5/2 2.5 क्या कैपिटल है मोलार। नेक्स्ट यहाँ पे फंस जाओगे बेटा, 9.8 मिलीग्राम है, याद रखना ग्राम्स में होना चाहिए। तो मोलारिटी, तो अभी ये भी क्या है, आपको पहले ऊपर क्या लिखाना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का 98 ग्राम्स होता है। कैसे, हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 4 64, 64 प्लस 32, 64 प्लस 32 कितना हो जाएगा 96, 96 प्लस 2 98। सो 9.8 ये किसमें है, मिलीग्राम है। ध्यान दो इधर, ये मिलीग्राम है, तो ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ डिवाइड बाय 1000 ना, तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ यहाँ पे भी तो ml है ना, ये भी तो लीटर से ml से लीटर में कन्वर्ट करना है, तो इधर भी 10⁻³ करना पड़ेगा। तो बात तो वही है बेटा, अगर दोनों मिली मिली है, क्या है, दोनों मिली मिली है, तो मल्टीप्लाई करने कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। पर फिर भी मैं आपको एक समझा देता हूँ, इसको 10⁻³ किया, यहाँ पे 100 है, कुछ समझ रहे गाँव वालों, ये भी ml है ना, इधर भी 10⁻³, तो ये तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होने वाला ही है ना, कैंसिल हो ही रहा है, तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। बट फिर भी मैंने आपको समझा दिया। अभी आप बताओ इसको कैसे लिखेंगे 9.8 डिवाइड बाय, इधर कैसे लिखेंगे बताओ, इसको 9.8 इंटू 1000 लिख सकता हूँ, 100 की जगह पे पॉइंट कर दिया, तो 9.8 कैंसिल, 10⁻² कितना हो जाएगा -3 मोलार। समझा कुछ गाँव वालों, ठीक है, कैलकुलेशन बहुत इजी है। लास्ट वाला देखो, इधर आप बोलोगे सर डबल M क्यों लिखा, ये मिली मोल्स है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, इधर भी M है, ml है ना, तो कन्वर्ट करने की जरूरत है क्या, नहीं, तो दोनों मिली मिली है, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। मोलारिटी बोलो, यहाँ पे तो मोल्स डायरेक्ट दिए है, तो डायरेक्टली मोल्स 2 अपॉन, या फिर अगर आप मिली मोल्स को मोल्स में कन्वर्ट करना चाहो तो 10⁻³। यहाँ पे भी मिली लीटर है ना, सो इधर भी 10⁻³, तो 10⁻³ कैंसिल, 1/100 इज 10⁻² मोलार। ओके, एकदम इजी क्वेश्चन। आई होप सबको समझा पक्का। तो स्टूडेंट्स अभी भी एक आध क्वेश्चन और मैं लेता हूँ इसके ऊपर, और वर्कशीट के अंदर तो बहुत सारे क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला ही हूँ। बट आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा होगा। आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग, ठीक है ना, इन सब स्टेटमेंट्स की मीनिंग क्या है, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। मोलार सोल्यूशन ऑफ यूरिया
सेमी मोलर सोल्यूशन ऑफ यूरिया या फिर सेमी मोलर यूरिया सोल्यूशन, पेंटीमोलर यूरिया सोल्यूशन, डेसीमोलर यूरिया सोल्यूशन एंड सेंटीमोलर यूरिया सोल्यूशन। तो बहुत बार कैसा होता है, ऐसे वर्ड्स क्वेश्चन में यूज किए जाते हैं और स्टूडेंट्स का इसका प्रॉपर मीनिंग ना पता होने की वजह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। पहली बात तो मोलार सोल्यूशन का मतलब 1 मोलर होता है, मोलार सोल्यूशन का मतलब 1 मोलर। सेमी मोलर का मतलब होता है हाफ मोलर, दैट इज m/2, करेक्ट, m/2। पेंटीमोलर का मतलब होता है m/5, ठीक है ना। डेसीमोलर का मतलब m/10, सेंटीमोलर का मतलब होता है m/100। अगर मैं इनका मीनिंग समझाने जाऊँ तो बहुत इजी है, आप लोगों को ध्यान से सुनना है। यहाँ पे 1 मोलर है, इसका मतलब 1 मोल, 1 मोल ऑफ यूरिया इन 1 लीटर सोल्यूशन। ये 1 लीटर सोल्यूशन हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं सेमी मोलर, सेमी मोलर मतलब 1/2 मोलर, 1/2 मोल्स ऑफ यूरिया इन 1 लीटर सोल्यूशन। तो जब आपको इसका मीनिंग समझ जाएगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी। इधर क्या लिखेंगे बताओ, 1/5 मोल्स ऑफ यूरिया इन 1 लीटर सोल्यूशन। तो अगर आपको मोल्स पता है तो आप मास निकाल सकते हो, ठीक है ना। m/10 तो 1/10 मोल्स ऑफ यूरिया इन 1 लीटर सोल्यूशन। इजी है। उसका क्या आंसर लिखेंगे बताओ, 1/100 मोल्स ऑफ यूरिया इन 1 लीटर सोल्यूशन। ये है इसका प्रॉपर मीनिंग। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट मोलारिटी। अभी नॉर्मलिटी स्टार्ट करेंगे, बट एक बार मोलारिटी का मैं वापस से ब्रीफ में समरी बता दूं कि मोलारिटी में हमने पढ़ा क्या। मोलारिटी का सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला बताते हैं। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन in liters, correct? Number of moles of solute upon volume of the solution in liter. The number of moles of solution, number of moles of solute upon volume of the solution in liter. तो क्या मैं इससे एक और फॉर्मूला बना सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स का। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। ये भी मैं लिख सकता हूँ। तीसरा एक और फॉर्मूला भी बना सकता हूँ मैं, कैसे, नंबर ऑफ मोल्स का मतलब होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। सो मोलारिटी कैन बी रिटन एज गिवन मास मतलब W अपॉन मोलर मास मतलब M, बराबर है, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये भी एक फॉर्मूला बनाया जा सकता है, करेक्ट। तो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, मोलारिटी। तो मोलारिटी के अंदर बहुत सारे स्टेटमेंट्स अपने को आगे समझ में। अगर मोलारिटी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ध्यान से सुनो। मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर, मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर हमेशा याद रखना, इसका आंसर फिक्स्ड है 55.5, 55.5 मोलर, मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर, ठीक है ना। अब ये कैसे आया, एक्सप्लेनेशन देखना है तो वो भी देख सकते हैं हम लोग। और मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इसको आप हमेशा याद ही रखिए, बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। कैसे, देखो, अगर मुझे क्वेश्चन में दिया है 1 लीटर वाटर दिया, चलो समझाने के लिए 1 लीटर वाटर, ठीक है ना। अगर मुझे इसका मोलारिटी पता करना है तो मैं कैसे पता करूंगा, एकदम सिंपल है। मोलारिटी पता करने के लिए आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या लिखोगे, सॉल्यूट इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मुझे था 1 लीटर वाटर है, वाटर का डेंसिटी तो कितना होता है, 1 होता है, तो मास और वॉल्यूम दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सो इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, 1000 डिवाइड बाय 18 हो जाएगा, करेक्ट ना। 1000 डिवाइड नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, 1000 डिवाइड बाय 18। क्यों, क्योंकि गिवन मास 1000, 1 लीटर मतलब 1000 ग्राम हो गया, क्योंकि वाटर का डेंसिटी कितना होता है, 1। तो जब डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम, डेंसिटी 1 हो जाएगा तो मास और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सेम। तो बच्चों
1000 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 18 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, कितना वॉल्यूम है 1 लीटर है, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा 1000 डिवाइड बाय 18 इज रिमेंबर वेरी सिंपल इज 55.5। आप कोई भी अमाउंट लोगे तो अभी भी आंसर सेम ही आएगा। कैसे, अभी अगर आप यहाँ पे हाफ लीटर लिखते हैं तो 500 ml होता, तो 500 अपॉन 18, 500 अपॉन 18 डिवाइड बाय यहाँ पे कितना आता, सोचो 500 डिवाइड बाय 1000 आता, क्योंकि ml है ना, ये 500 ml होता, तो 500 डिवाइड बाय 1000 लीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे 500 कन्वर्ट कैंसिल हो जाता और ये 1000 जो नीचे वो ऊपर जाता, तो 1000 अपॉन 18 वैसे भी आने वाला था, तो आंसर हमेशा इसमें 1000 अपॉन 18 ही रहेगा। और फ्यूचर लेक्चर्स के लिए याद ही रख लेना 1000 upon 18 is 55.5. I'll repeat 1000 upon 18 is 55.5. ठीक है। So this is all about what molarity. इसका आप फोटो ले लो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं नॉर्मलिटी। Okay students, so the next concentration term is normality. ठीक है, normality is denoted by capital letter N. अगर आपको मोलारिटी समझा है तो नॉर्मलिटी आपको बहुत इजी लगेगा, कंसेप्ट वाइज ध्यान से सुनना, ठीक है। नॉर्मलिटी, नाउ सबसे पहले नॉर्मलिटी का मतलब क्या होता है। नॉर्मलिटी इज गिवन बाय द फॉर्मूला नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, थोड़ा बाउंस हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, number of gram equivalent of solute divided by volume of the solution in liters। ठीक है, अभी सबके मन में एक ही डाउट आ रहा है, सर ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का बेसिक मीनिंग होता है, ठीक है, ऐसे सुनो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है मास, जो मास आपको दिया होगा अपॉन इक्विवेलेंट मास, ठीक है ना। वहां पे हम लोग मास अपॉन मोलर मास करते हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। याद है नॉर्मलिटी की जगह पे मोलारिटी होता तो नंबर ऑफ मोल्स आता, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था, मास अपॉन मोलर मास, बट यहाँ पे मास अपॉन इक्विवेलेंट मास आएगा, ठीक है। अभी मन में एक और डाउट आ रहा है, सर पहले ये नहीं समझा था, आपने ये समझाने लगे तो ये नहीं समझा, तो अभी चलो ये काम करते हैं, इक्विवेलेंट मास का मतलब समझते हैं, ठीक है। अब ये इक्विवेलेंट मास क्या होता है, अगर इक्विवेलेंट मास समझेगा तो ये समझ जाएगा, ये समझेगा तो ये भी समझ जाएगा। तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास का मतलब होता है मोलार मास अपॉन एन फैक्टर। ऐसा तो लग रहा है राम सर बाउंसर के ऊपर बाउंसर फेंक रहे हैं। मोलार मास अपॉन एन फैक्टर। अभी दिमाग में डाउट क्या आ रहा है, ये एन फैक्टर क्या होता है, ठीक है। जब तक एन फैक्टर नहीं समझेगा तब तक इक्विवेलेंट मास नहीं समझेगा, जब तक इक्विवेलेंट मास नहीं समझेगा तब तक नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नहीं समझेगा, जब तक ये नहीं समझेगा तब तक नॉर्मलिटी नहीं समझेगा, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाता है, सॉरी एन फैक्टर कैसे निकाला जाता है, एन फैक्टर होता क्या है, तो वो समझ लेते हैं। एक्चुअल में ये वाला पूरा टॉपिक हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, रेडॉक्स में तो पढ़ते हैं, बट यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ रिवीजन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये एन फैक्टर कैसे निकाला जाता है, तो अभी हमारा हेडिंग है कंसेप्ट ऑफ एन फैक्टर, ठीक है। एन फैक्टर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फॉर एसिड्स। एसिड्स के लिए हम लोग एन फैक्टर निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। एसिड का मतलब क्या होता है बच्चों, जो आपको हाइड्रोजन H+ दे सकता है। एन फैक्टर एसिड्स के लिए क्या होता है, एन फैक्टर अगर पूछा जाए किसी से तो एन फैक्टर फॉर एसिड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन और H+ आयंस। कोई भी एसिड कितने H+ आयन दे सकता है उसी को उसका क्या बोलते हैं, एन फैक्टर। सर नहीं समझा तो बेटा बेस्ट एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल अगर मैं HCl की बात करूं, H2SO4 की बात करूं, HNO3 की बात करूं, अगर मुझे कोई इसका एन फैक्टर पूछ ले तो HCl के लिए एन फैक्टर हो जाएगा 1। क्यों, क्योंकि इसके पास एक ही हाइड्रोजन है देने लायक, पानी में डालोगे तो एक ही H+ देगा। H2SO4 का एन फैक्टर अगर मुझे कोई पूछ ले तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 2, क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन दे सकता है। HNO3 का अगर मुझे कोई एन फैक्टर पूछ ले
तो ये 3 हाइड्रोजन देगा कि 1 हाइड्रोजन देगा? एक ही तो है बेचारा। हाँ, अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, H3PO4 देख लो। H3PO4 का जो n फैक्टर है वो हो जाएगा 3, क्योंकि ये 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। बट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, अगर मेरे पास में H3PO3 हो जाए या फिर H3PO2 हो जाए, जनरली स्टूडेंट्स को क्या लगता है, जितना हाइड्रोजन उसका उतना n फैक्टर। यहाँ पे वही हो रहा था, यहाँ तक भी वही हो रहा था, बट यहाँ पे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इसका जो n फैक्टर है वो आपको लग रहा होगा 3, बट होता है 2। इसका जो n फैक्टर है वो आपको लग रहा होगा 3, बट होता है 1। इसका रीजन इसका स्ट्रक्चर है। अगर मैं H3PO3 का स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये है आपका H3PO3 का स्ट्रक्चर। इसके अंदर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन सिर्फ 2 ही है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। P से जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ H है वो आयोनाइज नहीं होता है, तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हैं? सिर्फ 2 ही है। अगर मैं इसकी बात करूं, P डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, यहाँ पे H और यहाँ पे H, तो ये रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हैं? एक ही है, जबकि ये दो हाइड्रोजन रिप्लेसेबल नहीं है। तो जो एसिड का जो n फैक्टर होता है वो कितने H प्लस दे सकता है, वही उसका n फैक्टर होता है। अगर मुझे किसी ने पूछ लिया फॉर बेसिस, ठीक है, तो n फैक्टर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस। ठीक है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल क्या बच्चों? OH माइनस आयंस। फॉर एग्जांपल्स अगर मैं बात करूं NaOH के लिए, KOH के लिए, ठीक है, तो इनके लिए n फैक्टर कितना हो जाएगा? इनके लिए n फैक्टर हो जाएगा 1, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं MgOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस, इनका जो n फैक्टर होगा वो n फैक्टर हो जाएगा 2, क्योंकि ये दो OH दे सकते हैं। अगर मुझे किसी ने पूछ लिया AlOH थ्राइस का, जनरली आएगा नहीं बट फिर भी लिख के लेते हैं, n फैक्टर इसका हो जाएगा स्टूडेंट्स कितना? 3। तो n फैक्टर निकालना सीख लिया, फॉर एसिड सीख लिया एंड फॉर बेसिस सीख लिया, ठीक है। तो एसिड और बेस के लिए तो सीख लिया, बट व्हाट अबाउट नॉर्मल सॉल्ट? सॉल्ट के लिए भी हमको n फैक्टर की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा रेडॉक्स रिएक्शन में भी n फैक्टर की जरूरत पड़ती है, बट वो यहाँ पे हम लोग नहीं पढ़ते, वो हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में ही पढ़ते हैं, ठीक है। फॉर सॉल्ट्स दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सॉल्ट्स के लिए अगर हम लोग बात करें तो n फैक्टर इज द टोटल चार्ज ऑन द कटायन और टोटल चार्ज ऑन द अनायन, दोनों का सम मत करना। n factor is equals to the total charge of cation और अनायन, दोनों में से किसी एक को मानो। क्यों? क्योंकि सॉल्ट तो बेटा न्यूट्रल्स ही होंगे। तो अभी जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं NaCl की, ठीक है ना, तो NaCl में कटायन कौन है? Na प्लस है और अनायन कौन है? Cl माइनस। तो इसका अगर मुझे कोई पूछ ले कि n फैक्टर कितना होगा, तो आप कटायन या अनायन ले लो, एक ही कटायन एक ही अनायन है, तो इसका चार्ज कितना है? 1। तो जो चार्ज ऊपर है वही उसका, वो साइन मत देना, +1 -1 नहीं, जो चार्ज है वही उसका क्या हो जाएगा? n फैक्टर हो जाएगा। अभी जैसे मैं एग्जांपल ले लूं CaCl2 का, अगर मुझे किसी ने इसका n फैक्टर पूछ लिया तो इसका जो n फैक्टर है वो हो जाएगा 2। अभी कैसे? तो सुनो, ये जब ब्रेक होगा तो क्या बनेगा? कैल्शियम +2 बनेगा और 2 क्लोराइड आयन बनेंगे। तो टोटल चार्ज ऑफ कटायन कौन है? ये, इसके ऊपर कितने का चार्ज है? +2 का। या फिर टोटल चार्ज ऑफ अनायन कितने का चार्ज है? -1, लेकिन 2 है ना, तो 2 × 1 कितना हो जाएगा? 2 ही होने वाला है। अगर मैं एग्जांपल ले लूं AlCl3 का, तो इसका जो n फैक्टर होगा, दिमाग लगाओ, मैं नहीं आंसर करूंगा, अभी बताओ। Al+3 है इधर और 3Cl- है, टेक योर टाइम। इसका n फैक्टर हो जाएगा 3। आप यहां से 3 लो या फिर 3 × 1 ऐसे 3 ले लो, आपकी मर्जी। नेक्स्ट इसका आंसर करो। Al2SO4 थ्राइस, इसका n फैक्टर निकालो, इसका n फैक्टर निकालो बच्चों। 3 आया? एब्सोल्युटली रॉन्ग। Al+3 होता है, SO4 -2 होता है, करेक्ट। कितने एल्यूमिनियम है? 2 है। कितने सल्फेट है? 3 है। सो 2 3 6 या फिर 3 2 6, इसका n फैक्टर हो जाएगा 6।
समझ में आया? तो याद रखना बच्चों, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अभी अगर आपको n फैक्टर समझा, तो इक्विवेलेंट मास समझा, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट समझा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट समझा तो नॉर्मलिटी भी समझ गया। इज इट क्लियर? अगर कोई पूछ ले कि इसका यूनिट क्या है, तो इसका यूनिट हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, और सिंपल वर्ड्स में इतना भयानक नाम बोलने से अच्छा n लिखो, नॉर्मल। क्या इसमें वॉल्यूम आ रहा है? हाँ, तो इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर क्या है? डिपेंडेंट है। अभी मेरे को एक थोड़ा सा इसमें एक और डिटेल में समझना था, ध्यान से देखिएगा जरा, इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? ध्यान से सुनो। मुझे बताओ बच्चों, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या है? नॉर्मलिटी, so normality is nothing but number of gram equivalent upon volume of the solution in liter। number of gram equivalent का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, बराबर ना? सो क्या मुझे तब इसकी जगह पे मैं मास अपॉन इक्विवेलेंट मास लिख सकता हूँ? यस। सो आई विल राइट हियर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, बराबर है? अभी मुझे बताओ, इस इक्विवेलेंट मास की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? मोलार मास अपॉन n फैक्टर लिख सकता हूँ। सो नॉर्मलिटी कैन बी फर्दर रिप्रेजेंटेड एज मास अपॉन, बोलो, मास अपॉन क्या? ये आएगा मोलार मास अपॉन n फैक्टर, तो n फैक्टर ऊपर चला जाएगा इनटू n फैक्टर, करेक्ट ना? गाँव वालों को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? सर समझ रहे हैं, ठीक है। मास इनटू n फैक्टर डिवाइड बाय व्हाट? मोलार मास मल्टीप्लाइड बाय डैश वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, करेक्ट? तो मास अपॉन मोलार मास का मतलब तो नंबर ऑफ मोल्स होता है। सुनो इधर, मास अपॉन मोलार मास का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज नथिंग बट मोलारिटी। सो इधर क्या बचेगा? n फैक्टर वैसे का वैसे ही बचेगा, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू n फैक्टर इनटू मोलारिटी। व्हाट इज द फाइनल फार्मूला? ये फार्मूला है, ये डेरिवेशन समझा नहीं समझा चलेगा, बट ये फार्मूला जरूर याद रखना है, दैट नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू n फैक्टर इनटू मोलारिटी। सिंपल, नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू n फैक्टर इनटू मोलारिटी। n फैक्टर को अगर मोलारिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? नॉर्मलिटी। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, ध्यान देना, एग्जांपल के तौर पे नंबर 1, कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ 3 मोलार H2SO4 सॉल्यूशन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ 3 मोलार H2SO4 सॉल्यूशन। सो मुझे था मोलारिटी दिया है और नॉर्मलिटी पता करना है, तो इजी है। नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू, क्या है फॉर्मूला, रीड करो ऊपर, n फैक्टर इनटू मोलारिटी। n फैक्टर कितना है बच्चों? सर H2SO4 है। H2SO4 क्या है? एसिड है। n फैक्टर 2, सो 2 इनटू 3 इक्वल टू 6 मोलार, 6 नॉर्मल। मैं आपको एक और चीज बताऊं, मैं प्रोफेसर होने के बावजूद भी नॉर्मलिटी को थोड़ा भी इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ, ठीक है ना? नॉर्मलिटी बहुत सारे टीचर्स बहुत डिटेल में सिखाते हैं, मैं हमेशा इसको इसी तरीके से सिखाता हूँ। जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर आपको मोलारिटी आता है निकालने, मोलारिटी अगर आपको आता है, इवन मैं आपको बोल रहा हूँ, जो अच्छे से अच्छे बच्चे हैं वो लोग मिस्टेक करते हैं। मैंने बहुत बार अच्छे बच्चों के मार्क्स जाते हुए देखे हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरा ये एक्सपीरियंस जो है उसको यूज करिए प्लीज। हमेशा याद रखिए, नॉर्मलिटी के चक्कर में मत पड़िए, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है। आप हमेशा एक ही काम करिए, मोलारिटी निकाल लीजिए, ठीक है, उसको n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका नॉर्मलिटी का आंसर आ गया। वरना घूम फिर के बहुत परेशानी हो जाएगी। हमेशा याद रखना, मोलारिटी मैं खुद पर्सनल लेवल की बात कर रहा हूँ, मैं हमेशा मोलारिटी के साथ ही डील करता हूँ, एंड देन उससे मैं क्या निकालता हूँ? नॉर्मलिटी। जैसे आगे एक क्वेश्चन पूछ लिया किसी ने, कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ 0.6 नॉर्मल
Al2SO4 थ्राइस सॉल्यूशन, 0.6 नॉर्मल Al2SO4 थ्राइस, ठीक है ना। तो अभी मुझे तब मोलरिटी पूछा है, करेक्ट, और नॉर्मलिटी दिया है। सो नॉर्मलिटी, अगर नॉर्मलिटी दिया कितना दिया, 0.6 दिया है, इक्वल टू इसका एन फैक्टर अभी जस्ट निकाला हमने, इसका एन फैक्टर कितना है, 6 है, 6 इनटू, बोलो मोलरिटी ना, मोलरिटी तो पूछा ही है, तो कैपिटल एम, तो ये 1 जा 0.1 जा, सो मोलरिटी कितना हो जाएगा, 0.1 मोलर हो गया। कितना इजी क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, हमेशा ऑलवेज डील विद व्हाट, मोलरिटी, एंड देन उसको सिर्फ एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। और एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो, क्या, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर इनटू मोलरिटी। बट ये सब फॉर्मूलाज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका फोटो लो, फिर हम लोग इसी पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Okay students, so let's move to some questions. Calculate molarity and normality of the following, ठीक है। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, 6 grams of acetic acid in 200 ml of water, ठीक है ना। जो भी वाटर का वॉल्यूम रहेगा वही सोल्यूशन का वॉल्यूम, मैंने आपको ऑलरेडी बोला था। 6 ग्राम एसिटिक एसिड डालने से कोई 200 का 400 होने वाला नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, मैंने आपको हमेशा रिक्वेस्ट किया है, हमेशा मोलरिटी के साथ ही डील करो, और मोलरिटी से नॉर्मलिटी निकालना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। सो मोलरिटी, कैपिटल M इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। सो नंबर ऑफ मोल्स 6 ग्राम्स दिया है, डिवाइड बाय मोलर मास, मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड इज 60। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, CH3COOH, ठीक है ना। थोड़े थोड़े नंबर्स याद रखो, 6 अपॉन 60 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर 200, तो ये तो ml में, तो 200 डिवाइड बाय 1000, ठीक है। आपको तो डायरेक्टली 0.2 लिखना था। अभी इसको सॉल्व करोगे, बताओ ये कितना आएगा, ये 1 जा, ये 5 जा, और ये 1 जा, ये 10 जा, तो ये 10 ऊपर जाएगा, सॉरी ये कितना है, 5 है ना, तो 5 ऊपर जाएगा और ये 10 नीचे रहेगा, तो 5/10 विल बी इक्वल टू 0.5 मोलार। अगर ये 0.5 मोलार है तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या है, नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू एन फैक्टर इनटू मोलारिटी। व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ एसिटिक एसिड, एक ही हाइड्रोजन देगा ये, तो एन फैक्टर कितना है, 1 इनटू मोलारिटी 0.5, तो ये हो जाएगा 0.5 नॉर्मल। हो गया क्वेश्चन। तो इसके चक्कर में मत पड़ो, इसको खाली एन फैक्टर से ही डील करो। 20 ग्राम्स ऑफ NaOH in 500 ml ऑफ वाटर, तो सबसे पहले इसका मोलारिटी निकालो। मोलारिटी इज इक्वल्स टू ग्राम्स दिया तो मोल्स निकालना पड़ेगा, 20 डिवाइड बाय NaOH का 40 डिवाइड बाय 500 ml, 500 ml मतलब 500 डिवाइड बाय 1000, करेक्ट। तो ये 1/2, ये भी 1/2, तो 1/2 1/2 कैंसिल, आंसर कितना आएगा, 1 मोलर। हो गया। अगर इसका 1 मोलर आया तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या, एन फैक्टर, NaOH में एक ही OH है, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 इनटू मोलरिटी 1, सो इट इज 1 नॉर्मल। क्या सीखने को मिला, जब एन फैक्टर 1 होता है तो नॉर्मलिटी और मोलरिटी दोनों इक्वल हो जाएंगे। H3PO4 H3PO4 इज फॉस्फोरिक एसिड। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, मोलरिटी 9.8 डिवाइड बाय 98, इसका मोलर मास, फास्फोरस का 31 होता है, ठीक है, डिवाइड बाय 2 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन है, सो डिवाइड बाय 2 लिख दूंगा, ये 1/10 1/20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/20, 1/20 0.05 क्या मोलर, 0.05 मोलर इज द मोलरिटी, एंड नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू H3PO4 है ना, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 इनटू 0.05, तो इट इज 0.15 नॉर्मल। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको वापस बोलूंगा, ऑलवेज डील विद मोलरिटी एंड नॉट नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी मोलरिटी से ही निकालो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, कैलकुलेट द, ये क्या था, कैलकुलेट नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से अटेम्प्ट करो, वीडियो पॉज करके, चलो। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स एंड द मास ऑफ द, क्या बोला है, सोल्यूट इन द फॉलोइंग, सोल्यूट का मास भी निकालना है इन सब के अंदर। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखो 100 ml ऑफ सेमी नॉर्मल। अब ये वर्ड्स अगर अपने क्लियर नहीं है तो डेफिनेटली बहुत मिस्टेक हो जाएगा। तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट क्या है बेटा, सेमी नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय सेमी नॉर्मल, सेमी नॉर्मल मतलब 0.5 नॉर्मल, 0.5 कैसे हुआ, सेमी मतलब हाफ ना, तो 1/2 मतलब 0.5 नॉर्मल क्या,
NaOH solution 0.5 नॉर्मल NaOH solution है, ठीक है। 100 ml बोला हुआ है तो 100 ml, तो सबसे पहले नॉर्मलिटी दिया है ना, तो नॉर्मलिटी से क्या करेंगे बताओ। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या है? नॉर्मलिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, इसको इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं, अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। सो देयरफॉर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना आएगा इससे बताओ। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। नॉर्मलिटी कितना दिया है 0.5 इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 100, बट ये वॉल्यूम किस में होना चाहिए? लीटर में। 500, 100 क्या है? ml है ना, तो 100 डिवाइड बाय कितना? 1000, तो इसका आंसर आ जाएगा, ये 2 0 कैंसिल, इसका आंसर आएगा 0.05। ये क्या है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स है। क्या है बच्चों? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स भी निकालना है। सो नाउ टेल मी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स और नंबर ऑफ मोल्स का क्या रिलेशन है? क्या रिलेशन है बताओ, इन दोनों में क्या रिलेशन है? सोचो सोचो सोचो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स एंड नंबर ऑफ मोल्स का क्या रिलेशन है? किसी को पता है? नहीं पता, भूल गए? अभी तो सिखाया था सर, आपने नहीं सिखाया, झूठ बोल रहा हूँ। अभी सिखा देता हूँ, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। बोलो ये क्या है सर? नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होता है? एन फैक्टर इनटू क्या? मोलरिटी। हाँ सर बराबर है। सो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर इनटू मोलरिटी। व्हाट इज नॉर्मलिटी? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। मैं अपॉन में नहीं लिख रहा हूँ कुछ भी सर, क्यों बताता हूँ। n factor as it is into what is the formula for molarity? Number of moles upon volume of the solution in liter। तो यहाँ पे भी वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, यहाँ पे भी वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, क्या हो जाएगा? कैंसिल। अभी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पता है कितने? पता है 0.05 is equals to what is the n factor of NaOH solution? 1। so 1 into क्या बोलो? आलू टमाटर क्या? नंबर ऑफ मोल्स ना। सो देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू 0.05 हो गया। और अगर मोल्स पता है तो मास निकाल सकते हो। बताओ गाना क्या था? मोल्स को मास में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। सो देयरफॉर मास ऑफ NaOH is equal to 0.05 into मोलर मास कितना है? 40। कितना है? 40। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 ग्राम्स। कितना ग्राम्स? 2 ग्राम्स इज द आंसर, ठीक है। नाउ टेल मी बच्चों, ये आई होप आपको सबको समझ में आ गया, इजी था, ठीक है। तो ये एक नया फॉर्मूला बन गया अपने लिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू n फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स। चलो अभी ये वाला ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, ये वाला ट्राई करो सब लोग। फास्फोरस का बच्चों जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 31। फास्फोरस का एटॉमिक मास कितना होता है? 31। चलो ट्राई करो एलियन, ट्राई हो गया। चलो अभी अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, अगर इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? वॉल्यूम कितना दिया है? 2 लीटर दिया है। डेसीमोलर सॉल्यूशन ऑफ H3PO3 दिया है, ठीक है ना। डेसीमोलर का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन बोलो। डेसी का मतलब 1/10, ठीक है ना। तो 1/10 मतलब 0.1 हुआ ना। सो 0.1 मोलर H3PO3 solution, H3PO3 solution, 0.1 molar H3PO3 solution there, right? Now here what is given? Molarity is given. So molarity is equals to number of moles upon it is volume of the solution in liters, correct? So from this I can calculate number of moles. So number of moles is equals to, what is the molarity? It is 0.1. 0.1 into volume, it is given in liters, right? So directly we can put the value, it is 0.2. So 0.2 is the moles of what? It is the moles of H3PO3. Now I want to calculate number of equivalents. So number of equivalents, what is the formula for number of equivalents, students? Yes, it is n factor into number of moles. N factor into number of moles. So n factor into number of moles. What is the n factor for H3PO3?
इट इज नॉट 3, इट इज 2। मैंने बताया था प्रीवियस बोर्ड पे H3PO3 में 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है, सिर्फ 2 ही है, एंड नंबर ऑफ मोल्स अभी हमको पता है 0.2, so it comes out to be 0.4, right? One more thing is asked, what is that? That is the mass of the solute. Third, mass of the solute निकालने का ट्रिक क्या बताया था बताओ? Yes, it is simply number of moles into molar mass. What is the number of moles? It is 0.2 into molar mass of H3PO3. H3PO3. Hydrogen is 3, phosphorus is 31, and oxygen is 16, 3 is 48. So total आप करोगे तो कितना हो जाएगा? 8 plus 1 9 plus 3 12, carry 1 8, 82. 82 का डबल करोगे तो कितना हो जाएगा? 164. So 164. So 16.4 is the answer. So mass of the solute is 16.4 क्या आलू टमाटर क्या grams, it is 16.4 ग्राम. So I hope आप लोगों को ये वाला पार्ट समझा होगा. जब भी प्रॉब्लम हो नॉर्मलिटी से, नॉर्मलिटी मैं खुद पर्सनली कभी सॉल्व नहीं करता हूँ, ठीक है ना, मैं खुद बोल रहा हूँ, ठीक है, हमेशा आप मोलारिटी से ही सॉल्व करो. मोलारिटी से नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करना बहुत इजी है. जस्ट व्हाट यू हैव टू डू इज मल्टीप्लाई बाय द एन फैक्टर. एन फैक्टर फॉर एसिड पता है, बेस पता है, एंड सॉल्ट्स के लिए भी मैंने आपको सिखाया है. थोड़े और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और कॉन्फिडेंस आएगा. आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं. ओके स्टूडेंट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये नॉर्मलिटी के लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद लास्ट में हम लोग फॉर्मेलिटी कंप्लीट करेंगे, ठीक है. सो कैलकुलेट मोलारिटी, नॉर्मलिटी, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एंड स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना. चारों क्वेश्चन इसी के अंदर हम लोग ने कंबाइन किए, तो चारों का रिवीजन हो जाएगा, राइट. नाउ सबसे पहला क्वेश्चन है 20 इक्विवेलेंट्स ऑफ NaCl. NaCl क्या है? सॉल्ट है, इन 2 लीटर वाटर, राइट. तो अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना दिया हुआ है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल्स टू 20, करेक्ट. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पता है तो आप नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हो. सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू n फैक्टर. n फैक्टर NaCl के लिए 1 होने वाला है, तो ये भी आपका 20 हो जाएगा, राइट. अभी मुझे बताओ क्वेश्चन में क्या पूछा है? मोलारिटी. सबसे पहले हम लोग मोलारिटी निकाल लेते हैं. मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स 20 अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स. कितना लीटर दिया है? 2, सो इट इज 10 मोलर. सिंस n फैक्टर इज 1, तो नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं हम लोग डायरेक्टली. नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या है? नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू n फैक्टर 1 इनटू मोलारिटी 10, सो 10 नॉर्मल. तो हो जाएगा, आपको पहले ही बोला था कि जब भी n फैक्टर 1 होगा, मोलारिटी और नॉर्मलिटी का वैल्यू क्या आएगा? सेम आएगा, ठीक है. नेक्स्ट क्या पूछा है? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम. परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला क्या है? एकदम सिंपल है. इट इज द मास ऑफ द सॉल्यूट. मास ऑफ द सॉल्यूट कैसे निकालते हैं? मैंने आपको बताया था. मास के लिए मोल्स को मल्टीप्लाई करें मोलर मास. सो 20 इनटू 58.5. ये 58.5 कहां से? टपका NaCl का मोलर मास है. 23 प्लस 35.5 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ये 2 लीटर है, वहां पे ml में होना चाहिए. सो 2 इनटू 1000, करेक्ट, मल्टीप्लाइड बाय 100. परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, राइट. सो ये 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पे 2 इनटू 10 इज 20 और ये 20 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा आपका कितना? 58.5% W बाय V. ओके, इजी था. अगर मुझे किसी ने पूछा है स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला मैंने ट्रिक बनाया था, आरपी ट्रिक. क्या था वो आरपी ट्रिक? स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू 10 इनटू, जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे याद होगा, W बाय V. सो 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 इनटू 58.5, सो इट कम्स आउट टू बी 585 ग्राम पर लीटर. स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या है? ग्राम पर लीटर. इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन क्या है? हाँ, क्वेश्चन है 5 moles of Al2SO4 thrice, 5 moles of Al2SO4 thrice in 10 liters of water. तो इसको आप सॉल्व करिए. एल्यूमिनियम इज 27, सल्फर इज 32. कैलकुलेट करिए. हुआ? चलो नाउ सबसे पहले क्या करेंगे? मोल्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स. व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स? 5. नंबर ऑफ मोल्स 5 दिया हुआ है. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकाल लेते हैं. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स नहीं, जरूरत तो नहीं है ऐसे तो, क्योंकि हमको मोलारिटी
पता है तो नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, मोलारिटी। ना मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया है 5 अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर 10, 5/10 इज 0.5, 0.5 इज द मोलारिटी। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर, Al2SO4 थ्राइस का n फैक्टर मैंने प्रीवियस बोर्ड पे सिखाया था, कितना था 6 into molarity. What is molarity? 0.5. So it comes out to be 3. 3 क्या नॉर्मल, राइट। उसके बाद हमको पूछा है परसेंटेज W/V, वेट बाय वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है आपका मास ऑफ द सॉल्यूट। मास ऑफ द सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोलर मास कितना है, डिवाइड बाय 10 लीटर है ना, सो 10 into 1000, 10 into 1000 कितना हो जाएगा 10⁴ मल्टीप्लाइड बाय 100। इसका मोलर मास निकाला आपने, कितना है, मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसका मोलर मास है 342, ठीक है ना। सो ये मल्टीप्लाई करके ये 2 0 कैंसिल कर 10⁻² बचेगा, 10⁻² तो यहाँ पे 3.542 हो जाएगा। सो मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10 कैरी 1, 5 4 जा 20 + 1 21, इधर 2, 5 3 जा 15 + 2 कितना हो जाएगा 17। सो ये हो जाएगा आपका कितना 17.1% W/V, करेक्ट। लास्ट में अगर आपको क्या पूछा है स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या है, मल्टीप्लाई करो 10 into % W/V, 10 into % W/V इज कितना आंसर आ जाएगा 171 ग्राम पर लीटर। इज इट क्लियर। तो स्टूडेंट्स आप अभी इसका कैलकुलेशन मैंने आपको कर दिया है, आंसर बराबर है सब, ठीक है। आप इसका फोटो ले लो, फिर आप लास्ट टॉपिक छोटा सा है फॉर्मेलिटी, वो खत्म कर दो। Okay students, so the last group A concentration term is formality, right? Now formality जो है as such हमारे लिए entrance point of view important नहीं है, but फिर भी मैं at least 2 MCQ question या 2 numerical question इसके ऊपर solve करूँगा। What is the meaning of formality, ठीक है ना, बहुत ही rarely use होता है, हमारे syllabus में बहुत सारे books में तो दिया भी नहीं है। So formality is the formality denoted by capital A. It is a number of, ठीक है ना, मोलारिटी में नंबर ऑफ मोल्स था, नॉर्मलिटी में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स था, यहाँ पे नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ सॉल्यूट, इट इज द नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। इट इज वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट आ रहा है सर ये नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स क्या होता है। सो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स इज इक्वल्स टू मोलार मास या फिर मास अपॉन फॉर्मूला मास और फॉर्मूला वेट, ठीक है ना। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में वापस डाउट आ रहा है सर ये फॉर्मूला वेट क्या होता है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला वेट का मीनिंग क्या है वो भी समझ लेते हैं, फिर मैं आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। फॉर्मूला वेट, ठीक है ना, फॉर्मूला वेट का अगर मैं मीनिंग समझाऊं बच्चों ये क्या होता है, तो बच्चों फॉर्मूला वेट का मतलब क्या होता है, देखो जैसे अगर मेरे पास में एक सॉल्ट है NaCl, ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं NaCl, ठीक है। NaCl का मॉलिक्यूलर मास कितना है, इट इज 58.5 है। बट अगर मैं इसको इन वाटर, इसको पानी में डाल दूं तो पानी में डालूंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा Na+ एंड Cl- में। तो एक Na+ और एक Cl- का जो वेट ऐड होगा उसको क्या बोलेंगे, फॉर्मूला वेट। फॉर्मूला वेट कितना हो जाएगा, सोडियम का 23, इसका 35.5, व्हिच कम्स आउट टू बी सेम 58.5। कोई नई बात नहीं है बेटा, वही है चीज, वही है, घुमा फिरा के दिया है। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, अगर एसिडिक एसिड का, इन केस ऑफ एसिडिक एसिड, बराबर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर मास पूछूं तो आप बोलोगे सर ये तो सेम ही तो आता है, ठीक है ना। तो सुनो अभी मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका बच्चों, प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया था 60 था, बट इन बेंजीन
बेंजीन क्या है बेटा, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। कौन सा सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। और बेंजीन के अंदर एसिटिक एसिड एग्जिस्ट इन डायमरिक फॉर्म, एग्जिस्ट एज अ डायमर। अब ये क्या होता है, डायमर का मतलब होता है एसिडिक एसिड के दो मॉलिक्यूल इस तरीके से एक दूसरे से ज्वाइन हो जाएंगे। देखना ध्यान से, इस तरीके से एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, ज्वाइन। ठीक है, कैसे वो देखते हैं। एसिडिक एसिड और इसके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ऐसे बॉन्डिंग हो जाए, इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। तो ये किसके फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, दो मॉलिक्यूल जॉइंट हो गए, तो इसको क्या बोलेंगे, डायमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डायमर। तो बेसिकली ये बेंजीन के अंदर किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका जो फॉर्मूला वेट होगा वो एक मॉलिक्यूल का वेट हो ही नहीं सकता, तो इसका फॉर्मूला वेट तो दो मॉलिक्यूल का वेट हो जाएगा। सो 2 into एक का कितना था, 60 था। सो इसका जो फॉर्मूला वेट है वो हो जाएगा 120। इस तरीके से ये है फॉर्मेलिटी के लिए। तो अभी इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है सर, ये क्वेश्चन समझा दो तो हमको कॉन्फिडेंस है। तो एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ 24.4 ग्राम्स ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड भी क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। 24.4 grams of benzoic acid is dissolved in benzene, is dissolved in benzene to prepare 1 liter solution. If benzoic acid, यहाँ पे तो क्वेश्चन में दिया है वरना तो देते भी नहीं है। If benzoic acid exists in the form of dimer, किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, डायमर के फॉर्म में, then calculate formality, right? तो मुझे एक बात बताओ सबसे पहले फॉर्मेलिटी पता करने के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ फॉर्मल यूनिट्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन तो 1 लीटर दिया है, सो नंबर ऑफ फॉर्मल यूनिट्स निकालना है। नंबर ऑफ फॉर्मल यूनिट्स निकालने के लिए पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला वेट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला वेट। फॉर्मूला वेट किसका, बेंजोइक एसिड का। बेंजोइक एसिड क्या है, बेंजीन के ऊपर COOH, पीएच का मतलब बेंजीन, इसको ट्वाइस कर दो। एक बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट होता है 122, तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है कितना है, 122। तो इसका फॉर्मूला वेट कितना होगा सर, ये तो अभी डायमर के फॉर्म में है ना, तो डायमर के फॉर्म में तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा क्योंकि डायमर है। ट्राइमर होता तो मल्टीप्लाई बाय 3, सो 122, सो 244 बराबर। अभी मुझे बताओ, फर्स्ट पॉइंट हो गया। अभी मुझे बताओ क्या निकालना है, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स। बताओ नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स कितना आएगा बच्चों, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स हो जाएगा इज इक्वल्स टू मास। मास कितना दिया है 24.4 डिवाइड बाय, बोलो फॉर्मूला वेट कितना है अपना 244 है, सो 244 आंसर आ जाएगा 0.1 आया। अभी मैं फॉर्मेलिटी आराम से निकाल सकता हूँ। सो फॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स कितना है 0.1 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना दिया है 1 लीटर, सो इट कम्स आउट टू बी 0.1 फॉर्मल। हो गया, इज इट क्लियर, सबको समझा। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इजी है, बट मैं आपको खुद बोल रहा हूँ ये फॉर्मेलिटी वाला पार्ट हमारे लिए इतना इजी नहीं है, जस्ट फॉर्मेलिटी कंप्लीट करना था इसके लिए। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने ग्रुप ए के अंदर जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स थे, जो भी फॉर्मूले ये वॉल्यूम से डिपेंडेंट थे, दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट थे, वो हमने कवर कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ग्रुप बी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। ग्रुप ए के अंदर जितने भी हम लोग ने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़े हैं उनके ऊपर बेस्ड हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो इस लेक्चर के एंड के अंदर आपको 2 वर्कशीट दिए गए, एक है क्लास वर्क और एक है होमवर्क। क्लास वर्क के अंदर 33 एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि मैं लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस कराऊंगा, सबके सब मैं सॉल्व करूंगा, और होमवर्क वाला पार्ट आपको कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी चीजें। मैं बहुत टाइम लेके, ये अप्रोक्सीमेटली 1.5 घंटे का लेक्चर हो गया,
बहुत टाइम लेके एक एक चीज डिटेल में समझा रहा हूँ, वरना 2 से 3 घंटे में तो पूरा सोल्यूशन कंसेप्ट टॉपिक ही खत्म कर दिया जाता है। बट अपन आराम से धीरे से तसल्ली से चीजें पढ़ेंगे और बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो इस लेक्चर के एंड में 2 पीडीएफ है, एक है क्लास वर्क और एक है होमवर्क। क्लास वर्क में 33 क्वेश्चन है जो मैं लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करूंगा। तो ये आप जब नेक्स्ट लेक्चर देखोगे लेक्चर नंबर 3, तो आपको जितने भी फॉर्मूलाज मैंने दिए अच्छे से बाय हार्ट करके फिर ही लेक्चर नंबर 3 देखना है, बिकॉज मैं उसमें एमसीक्यू सॉल्व करूंगा तो सबका सोल्यूशन दूंगा, बट मैं फॉर्मूलाज वहां पे बार बार रिवाइज नहीं कराऊंगा। ठीक है, सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द डिटेल्ड MCQ solving part of lecture number 2. Till then, thank you students, take care.